हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था, हम चर्चा कर रहे हैं 2014 के एग्जामिनेशन की। आपको पता है कि 2014, 2019 और 2023 में इसका एग्जामिनेशन हुआ है, जिसमें मैंने 2014 का प्री, 2014 का मेंस, और चूंकि मेंस 2014 का कैंसिल हो गया था तो उसके बाद री एग्जाम हुआ था। तो ये री एग्जाम का क्वेश्चन है जो कि 2015 में कंडक्ट किया गया था। उसके बाद हमने 23 का प्री और मेंस दोनों डिस्कस कर लिया है। अब बचा 2019 का प्री और मेंस, उसको अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जामिनेशन डेट जो है वो 18/4/2015 का है। और यदि आपने इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके चेक करिए, आपको वहां पे सारे वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे बता दूं कि इसमें करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस है, करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट 25 से 26 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के यहाँ पूछे गए हैं। तो री एग्जामिनेशन जब भी होता है ना, तो उठपटांग चीजें कर ही दिया जाता है। तो यहाँ पे करंट अफेयर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन है जो अभी के लिए रेलिवेंट नहीं है, तो हम उनको नहीं देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी चीजें। तो यहाँ पे सारे 1 से 150 नंबर तक है, लेकिन हम रीजनिंग और मैथ को नहीं देखेंगे। उसका पीडीएफ आपको जो है वो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का मिल जाएगा, वहां से जब आप टेलीग्राम पे जाओगे तो वहां पे उसका पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक जो है वो अपडेट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन यह पीडीएफ जो है वो एक दिन बाद ही आपको मिल पाएगा। ठीक है, वीडियो अपलोड होने के एक दिन बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वो सारे पीडीएफ्स आपको जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और इन सारे वीडियोस को एक साथ देखना चाहते हो तो बिहार ऑल एग्जाम पीवाईक्यू करके एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इन सारे वीडियोस को जाके चेक चेक कर सकते हो। तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत अब कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 25 से 26 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के पूछे गए हैं। जैसे ये 16वां लोकसभा चुनाव से है, रेलिवेंट नहीं है। ये हमारे लिए रेलिवेंट है कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना होता है उसको कौन अप्रूव करता है। ठीक है, उसको कौन अप्रूव करता है, किस बॉडी के द्वारा पंचवर्षीय योजना जो है वो अनुमोदित की जाती है। ठीक है, तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना होती है, जो प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग 5 ईयर प्लान होता है, वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा नहीं रेगुलेट होता है। ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, तो वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद है, वही सबसे सर्वोच्च संस्थान है जो कि भारत में पंचवर्षीय योजना को अप्रूवल करता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना को अप्रूवल करता है। योजना आयोग जो है वो क्या करता है, तो योजना आयोग इसका ड्राफ्ट तैयार करता है। इसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार करता है, इसका मसौदा है वो तैयार करता है। और यह जो ड्राफ्ट होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से होकर, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, जो यूनियन कैबिनेट होता है, उससे होकर यह सीधे किसके पास जाता है, तो वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद के पास जाता है। और वो राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं सब जगह के, मुख्यमंत्री और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते, जो सदस्य होते हैं, वो सारे उसमें जो है वो शामिल रहते हैं। और जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसका मुख्य कार्य था कि योजना को अंतिम मंजूरी देना और उसके क्रियान्वयन में सहयोग जो है वो सुनिश्चित करना, जितना हो सके उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें हेल्प करना। ठीक है, अब योजना आयोग की हम बात करें तो योजना आयोग जो है वो पंचवर्षीय योजना को ड्राफ्ट तैयार करता है, और यह सलाहकार निकाय था और स्वीकृति देने वाली संस्था ये नहीं थी। अप्रूवल कौन देता था, तो अप्रूवल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल लेता था। योजना आयोग को खत्म करके अब इसके जगह नीति आयोग बना दिया गया है। योजना आयोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो पिछले लेक्चर में मैंने इसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, यूनियन कैबिनेट जो है वो योजना को मंजूरी देने से पहले इस पे चर्चा भले ही कर लेता है, लेकिन यूनियन कैबिनेट इसको अप्रूव नहीं करता है, और संसद तो इस पे चर्चा ही करती है। ठीक है, तो ये समझ में आया। और आपको याद होना चाहिए कि जो योजना आयोग है वो एस्टेब्लिश हुआ है 1950 में। डेट्स भी आपसे पूछी जाती है तो वो भी याद रखिएगा। पहला पंचवर्षीय योजना है जो 51 से 56 तक का स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद की एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो वो 1952 में एस्टेब्लिश हुआ है, 1952 में एस्टेब्लिश हुआ है। और 2015 में योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है जो रेलिवेंट होगा वही, कि भारत रत्न प्राप्त, ये भी नहीं है, रेलिवेंट है, करंट अफेयर का वो है। हम जो है वो करंट अफेयर जितने भी रहेंगे उनको हम नहीं देखेंगे, क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं है अभी के लिए। ठीक है,
तो बहुत ज्यादा, मैंने बोला ना, बहुत ज्यादा करंट अफेयर जो है वो पूछा गया था। ये एक याद रखिए। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक है, वो किसके द्वारा लिखा गया? तो संजय बारू। इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना है, अभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है। नरेंद्र मोदी का नाम पूछा गया था। और मतलब, हाँ ये ठीक है। मंगलयान को अंतरिक्ष में भेजा गया, उस समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? तो वो थे के राधा कृष्णन। तो ये ध्यान में आप रख सकते हो। तो 17 नंबर का सवाल होगा वो के राधा कृष्णन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपसे सवाल जो है वो पूछा जाएगा एक भारत रत्न वाला। हाँ यहाँ है, ये भी करंट का है। ये 20वां नंबर का सवाल है। वो रेलिवेंट है कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति जो है वो कौन है? तो सचिन तेंदुलकर जो है वो सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त इन्होंने किया है। 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था और उस समय उनकी जो आयु थी वो 40 वर्ष थी। इस कारण से सबसे कम उम्र के वो प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। ठीक है। भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, जिसे असाधारण सार्वजनिक सेवा या मानवता के प्रति उत्कृष्टता के योगदान के लिए दिया जाता है। राजीव गांधी की बात करें तो उन्हें, राजीव गांधी को 1991 में, 1991 में पोस्थुमसली, मतलब मृत्यु उपरांत, मरने के बाद जो है वो दिया गया था। इनको दिया गया था मरने के बाद, इनको भारत रत्न दिया गया था और उस समय इनकी आयु जो थी वो 46 थी। तो सचिन तेंदुलकर से ज्यादा थी, 6 ईयर। उसके बाद सी सुब्रमण्यम है, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है 1998 में। 1998 में भारत रत्न प्राप्त हुआ है। और उसके बाद सी एन आर राव है, सी एन आर राव, और इनके उस समय उम्र 88 वर्ष थी। सी एन आर राव है, इनको भी 2014 में ही मिला था। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के साथ ही इनको भी 2014 में मिला था। तो आपको ये ध्यान रखना है। बाकी पता ही होगा कि सचिन एक खिलाड़ी है और खिलाड़ियों को भारत रत्न मिलने वाला ये पहला व्यक्ति हो जाते हैं। भारत रत्न जो है वो 1954 में एस्टेब्लिश किया गया था। कब स्टेब्लिश किया गया था? तो 1954 में स्टेब्लिश किया जाता है। मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जाता है? तो रूल बुक में 3 लिखा हुआ था, लेकिन अभी आपको पता है कि 5 लोगों को दिया गया है, तो आप 5 याद रखियो। 18 जो आर्टिकल्स होता है उपाधियों का अंत, उसके अंदर ये उपाधि नहीं कही जाती है। भारत रत्न को अभी तक 3 बार बंद किया गया है। कब कब किया गया है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ऑलरेडी मैंने पिछले भी वीडियो है उसमें भी आपसे पूछा था। ठीक है। भारत रत्न अभी कितने व्यक्तियों को मिल चुका है ये याद रखिए। 49वां नंबर मैं बता देता हूँ। 49वां नंबर कर्पूरी ठाकुर को मिला है। तो आप बताइए कि अभी कितने, करंट में कितने लोगों को जो है वो मिल चुका है। और सबसे पहला जो भारत रत्न है वो सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन को मिला था। ठीक है, 1954 में पहली बार इनको ही मिला था। ऐसा जरूरी नहीं होता कि भारत रत्न हर साल मिले, तो हर साल भारत रत्न नहीं मिलता। मैक्सिमम जो है वो 3 लोगों का रूल बुक में था, लेकिन अभी 5 लोगों को दिया गया है, तो आप 5 ही याद रख लो। बाकी भारत रत्न से बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि 3 बार कब कब बंद हुआ है, क्योंकि ये जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई रेलेवेंट करंट अफेयर को छोड़ के आता है, मैंने बताया ना बहुत ज्यादा करंट का सवाल पूछा गया था, तो करंट को हम नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखता हूँ कोई सवाल आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट सिन्हा है वो कहाँ स्थित है, वो कहाँ लोकेटेड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारतीय जो सिन्हा जी हैं उनसे ये जुड़ा हुआ है। तो अटलांटिक में ये अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर बनेगा। ठीक है। माउंट सिन्हा जो है वो एक पर्वत है जो कि अंटार्कटिका में अवस्थित है। क्योंकि अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहां पे अवस्थित है। यह जो पर्वत है वो नेल्सन जो आइलैंड है उसके पास ही मिलता है। ये पर्वत नेल्सन आइलैंड के पास। यदि भारत में, भारत के जो रिसर्च सेंटर की बात करें, तो भारत का रिसर्च सेंटर यहाँ पे भारती और मैत्री जो है वो अभी चालू है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो माउंटेन सिन्हा है वो भारतीय व्यक्ति के नाम पे ही दिया गया है और ये अटलांटिक में है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अटलांटिक का अंटार्कटिका, अटलांटिक नहीं, अंटार्कटिका जो है उसका सबसे ऊंचा चोटी वो कौन सा है? तो आपको पता है माउंट विंसन जो है वो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। क्वीन मॉड माउंटेन यहीं पे है, क्वीन मॉड माउंटेन। उसके बाद ट्रांस ट्रांसट्रैटिक माउंटेन भी यहीं पे है। और भारत का पहला जो अंटार्कटिका स्टेशन है वो दक्षिणी गंगोत्री थी।
भारत का जो पहला अंटार्कटिका स्टेशन थी वो क्या थी? वो दक्षिणी गंगोत्री थी। कब दक्षिणी गंगोत्री भेजा गया था वहां पे? तो 1983 में, 1983 में। इसी समय भारत वर्ल्ड कप भी जीता था, तो ऐसे जोड़ सकते हो। और अभी कार्यरत जो एक्टिव बोला जाता है, जो सक्रिय बोला जाता है, वो कौन है? तो मैत्री और भारती। दो है, मैत्री और भारती, आपको ध्यान में रखना है। उस सवाल है कि कौन सा शहर जो है वो इराक में नहीं है? तो बगदाद तो हो ही जाएगा। तो इराक में अमान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखोगे। बाकी इस तरह के सवाल जो है वो नहीं पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल है कि विषुवत वृत्त जो है, इक्वेटर जो है, वो कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, अर्थ ऐसे होता है, इस पे इमेजिनरी लाइनें खींची गई हैं। दो टाइप की इमेजिनरी लाइन, ये जो होती है वो कचाती है अक्षांश, लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं, और यह जो है वो लॉन्गिट्यूड कहलाती है, देशांतर रेखाएं। लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री है ना, ये कहलाती है विषुवत रेखा, या फिर विषुवत वृत्त आपको कहेंगे, इसको विषुवत वृत्त कहेंगे। 0 डिग्री वाले को विषुवत वृत्त कहा जाएगा, ठीक है। ये जो इक्वेटर है, ये 0 डिग्री कहलाता है। 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा होता है और नीचे मकर रेखा होता है। बाकी 90 डिग्री यहाँ होता है और 90 डिग्री यहाँ होता है, तो इधर 90 जाता है, उधर 90 जाता है। तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि वेस्ट इंडीज है, उसकी राजधानी कहाँ है, कैपिटल कहाँ है? तो वेस्ट इंडीज कोई एक कंट्री नहीं है, ठीक है। वेस्ट इंडीज जो है वो कोई एक कंट्री नहीं है। वेस्ट इंडीज जो है वो कैरेबियन सागर जो है, मेक्सिको के राइट साइड में जब आप देखिएगा तो वहां पे कैरेबियन सी दिखेगा। वहां पे कई सारे द्वीप है, द्वीपों का समूह को आर्कीपेलागो बोलते हैं, ठीक है। द्वीपों का समूह जो है वो उसको आर्कीपेलागो बोलते हैं। तो कई सारे आर्कीपेलेगो जो है, द्वीपों का समूह मतलब एक आर्कीपेलेगो है, उनको जब मिला दिया जाता है तब जाके वो वेस्ट इंडीज बनता है। जब कोलंबस आया था 1492 में, ठीक है। तब जब कोलंबस आया था तो कोलंबस ने इसकी खोज की थी, और उसने सोचा, जैसे कुछ लोग यहाँ से, जैसे स्पेन है ना, तो स्पेन और पुर्तगाल से निकले लोग, तो कुछ लोग इधर गए। उन लोगों को अब तक तो पता चल गया था, ये मान लिया कि ये स्पेन है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ लोग इधर गए क्योंकि इधर भारत था, और कुछ लोगों को यह भी तो पता था कि पृथ्वी गोल है, तो उनको लगा कि इधर से भी हम जाएंगे, वेस्ट साइड से भी जाएंगे तब भी तो पहुंच जाएंगे। तो वेस्ट साइड से जब उसने गया ना, तो वहां पे जब उसको द्वीप, ये सारे द्वीप मिले, तो कोलंबस को लगा कि यही जो है वो इंडिया है। इस कारण से उसको वेस्ट इंडीज कहा, क्योंकि वेस्ट की ओर वो अवस्थित है, उस कारण से उसको वेस्ट इंडीज कहा, ठीक है। तो ऐसे आप जो है वो चीजों को मेमोराइज कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो वेस्ट इंडीज आपको समझ में आ गया। वेस्ट इंडीज क्या है? एक आर्कीपेलागो है, नॉट कोई, इसका कोई राजधानी नहीं होता। वेस्ट इंडीज जो है वो 3 पार्टों में बटा हुआ, द ग्रेट एंटिलिस, द लेसर एंटिलिस और फिर लूसे। इतना आपसे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। और इसके अंतर्गत जितने भी पार्ट्स आते हैं उनकी अलग अलग राजधानियां होती है, ठीक है। जैसे बात करूं तो जमैका, जहां से उसेन बोल्ट है, तो जमैका की राजधानी किंगस्टन हो जाती है। उसके बाद त्रिनाड एंड टबैको हो जाएगा यहाँ पे, तो त्रिनाड एंड टबैको के पोर्ट ऑफ स्पेन उसकी राजधानी होती है। ट्रिनाड एंड टबैको का पोर्ट एंड स्पेस होता है। उसके बाद बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन होती है। ये सब राजधानियां ना बहुत ज्यादा पूछी जाती है। बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन होती है। उसके बाद डोमिनिका, डोमिनिका का जो राजधानी होता है रोजाऊ होता है। उसके बाद ग्रेनेडा की राजधानी सेंट जॉर्ज है, ग्रेनेडा की राजधानी सेंट जॉर्ज है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। उसके बाद जो है वो हाइती, हाइती की राजधानी जो है वो पोर्ट ऑफ प्रिंस है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जो हवाना है वो कहाँ की है? तो वो क्यूबा की है। हैती की कहाँ हो जाएगी? तो पोर्ट ऑफ प्रिंस यहाँ पे दिया हुआ है हैती की। उसके बाद बहामास की राजधानी नेसाऊ हो जाएगी, नेसाऊ बहामास की हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज के बारे में अब आपको कोई भी समस्याएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहलाता है, कहा जा रहा है कि एशिया का द्वार, एशिया का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? तो कोई ऐसा देश होगा जो कि एशिया और यूरोप को जोड़ रहा होगा, तभी तो वो एशिया का प्रवेश द्वार कहलाएगा। तो क्या इसमें कौन सा जोड़ रहा है? चाइना जोड़ रहा है, जापान जोड़ रहा है, सऊदी अरेबिया जोड़ रहा है? नहीं, तुर्की ही एक ऐसा देश है जो कि यूरोप और एशिया दोनों में अवस्थित है। यूरोप और एशिया दोनों में अवस्थित है। और उसके बाद रूस आता है, तो रूस तो ऑप्शन में है नहीं। रूस एशिया और यूरोप दोनों में है। उसी तरह से तुर्की भी है, एशिया और यूरोप दोनों में है। जो रूस है,
हाँ, जो तुर्की है यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा, प्रवेश द्वार तुर्की को कहा जाएगा। तो इसी कारण से तुर्की को प्रवेश द्वार कहा जाता है, एशिया का प्रवेश द्वार, क्योंकि ये दोनों जगह है। ठीक है, तुर्की दोनों जगह है। अब एक ध्यान रखना है कि तुर्की की राजधानी तो अंकारा है, तुर्की का जो कैपिटल है वो तो अंकारा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा यदि शहर की बात करूं तो वो इस्तांबुल है। सबसे बड़ा शहर आपसे पूछा जा सकता है, बार बार इस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको इस्तांबुल ध्यान रखना है कि तुर्की की सबसे बड़ी जो शहर है वो इस्तांबुल कहलाता है। और यह जो है वो एशिया और यूरोप दोनों में अवस्थित है। ठीक है, तुर्की के पास आपको मेडिटेरियन सी मिल जाएगा, ब्लैक सी मिल जाएगा। ठीक है, तुर्की के पास मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी दोनों मिल जाएगा। तो गेटवे ऑफ यूरोप इसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तुर्की का लगभग 97% जो हिस्सा है ना, तुर्की का लगभग 97% जो हिस्सा है वो एशिया में कहलाता है, जिसको अनातोलिया क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसको अनातोलिया पार्ट भी कहा जाता है, अनातोलिया, अनातोलिया क्षेत्र या फिर अनातोलिया पार्ट कहा जाता है। और 3% जो इसका है हिस्सा है, 3% जो है वो यूरोप में है। और उसको जो है वो कौन सा बोलते हैं, तो उसको थ्रेस पार्ट बोलते हैं, उसको थ्रेस क्षेत्र बोलते हैं। तो एनातोलिया और थ्रेस दो पार्टों में ये बंटता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस्तांबुल इसका कैपिटल है, अंकारा इसका कैपिटल है। कि सबसे बड़ी शहर की बात करें तो इस्तांबुल है, और इस्तांबुल जो है वो एशिया और यूरोप दोनों में है। तो ये तीनों के तीनों प्रश्न जो है वो बिहार दरोगा में पूछा गया है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप रट लो, वीवीआई होता है, इस प्रकार के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं बस। ठीक है, तो विच जेमो जेमोग्राफिक मतलब कौन सा जो भू आकृति है, भू आकृति एजेंट है, अभिकर्ता भू आकृति एजेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन के लिए, किसके फॉर्मेशन के लिए, तो कॉकपिट भू भू दृश्य, कॉकपिट लैंड फॉर्म जो होता है उसके लिए होता है। तो कॉकपिट इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि जो एरोप्लेन होता है उसका जो अभिचालक जो पायलट होता है उसका उसको हम कॉकपिट बोलते हैं उसके जगह को। तो उसी तरह से कुछ ये भू आकृति बनाता है, इस कारण से इसको जो कॉकपिट लैंडफॉर्म कहा जाता है। तो जो कॉकपिट लैंडफॉर्म है वो ग्राउंड वाटर, अधोभौमिक जल है, इससे फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां से आंसर बनेगा। ठीक है, किससे फॉर्म होता है, तो वो ग्राउंड वाटर से फॉर्म होता है। तो कॉकपिट एक विशिष्ट प्रकार का कास्ट भूदृश्य है। ठीक है, ये कास्ट टोपोग्राफी है जो कि ग्राउंड वाटर की प्रक्रिया द्वारा बनती है। यह जो है वो लाइमस्टोन और जो सॉल्युबल रॉक्स होते हैं इन सब से बना हुआ होता है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का जो सॉल्युबल रॉक्स होता है वो इनसे बना होता है। इनमें आपको अनेक गोल और गहरे डिप्रेशंस मिल जाएंगे जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इनका आकार जो होता है ना वो कॉकपिट की तरह होता है। कॉकपिट वही जो विमान चालक की सीट होता है उसको कॉकपिट कहते हैं। अब चूंकि इनका आकार कॉकपिट की तरह होता है इस कारण से इसे कॉकपिट भूमि भी कहा जाता है। यह जो भूमि है, यह जो भू आकृति है, ये विशेष रूप से आपको क्यूबा, जमाइका और प्योर्टा रिको जैसे क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यदि हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉकपिट्स की बात करें कि आपको कास्ट क्षेत्र जो है वो कहाँ कहाँ आपको मिल जाएगा, तो कास्ट टोपोग्राफी का नाम जो है ना वो अब सेलोवेनिया में खास करके देखने को मिलता है। जो सेलोवेनिया है ना वहां से ही ये लिया गया है। पहली बार इस प्रकार का जो भू आकृति की पहचान कहाँ से की गई थी, तो स्लोवेनिया, स्लोवेनिया से पहली बार इस तरह का जो भू आकृति है, लैंड फॉर्म है, टोपोग्राफी है, वो देखा गया था। कॉकपिट जो कास्ट होता है इसके अलावा कई टाइप के और महत्वपूर्ण कास्ट होते हैं, जैसे डोलिन, डोलिन गोल अवनाल में मिल जाता है। उसके बाद अवाला, अवाला जो है वो कई डोलिन के मिलने से बनी अवनाल है। उसके बाद सिंह होक है, सिंक होक। उसके बाद जब गुफाओं की संरचना वाली होती है तो उसको हम बोलते हैं अस्ट्रेल, अस्ट्रेल के टाइट्स। तो ऐसे प्रश्न ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ऑप्शन हमारा है ग्लेशियर। ग्लेशियर कैसे बनता है, तो हिमानी जो है, हिमानियों जो है, तो हिमानियों द्वारा निर्मित भू आकृति, ग्लेशियर के द्वारा कौन कौन सी भू आकृति बनती है, तो ग्लेशियर जो होते हैं उनके उनके द्वारा यू आकार की घाटी बनती है, यू शेप की घाटी बनती है। उनके द्वारा सर्क बनता है, उनके द्वारा मोरेन बनता है, उनके द्वारा सर्क बनता है।
मोरेन बनता है। यदि आपको ये सब नहीं आता है तो आप नोट कर लिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न एकदम रिपीट होते हैं बस, और कुछ नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद नदियों द्वारा क्या बनता है, तो नदी जो होता है ना उसके द्वारा वी टाइप की घाटियां बनती है, वी आकार की जो घाटियां हैं वो बनती है, डेल्टा बनता है, एस्च्यूरी बनती है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो ग्राउंड वाटर है इनसे क्या बनता है, ग्राउंड वाटर से तो मैंने पहला तो बता दिया कि कॉकपिट बनता है, पहला मैंने बताया कॉकपिट बनता है। दूसरा जो है वो डोलीन बनता है, अभी मैंने बताया क्या बनता है, डोलीन बनता है। तीसरा इससे उवाला भी बनता है, उवाला, उवाला भी इससे बनता है। इससे लैपियस भी बनता है। ठीक है, इससे लैपियस भी बनता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। और गुफाओं से बनने वाली संरचना को मैंने बताया क्या कहा जाता है, तो आप इसको लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम नोट करके लिख लो। स्टे स्टेलेक्टाइटस, स्टेलेक्टाइटस, स्टेलेक्टाइटस आपको ध्यान में रखना है। ये जो है वो गुफाओं में बनने वाली जो संरचना है उसको ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि भारत के जो सीमांत समुद्री मील है, कितना दूर तक भारत का जो है वो नॉटिकल माइल तक भारत का टेरिटोरियल सी कहलाता है, टेरिटोरियल सी कहलाता है, सीमांत समुद्री जो है वो कहलाता है। तो आपको पता है वो 12 मील तक, 12 नॉटिकल मील तक कहलाता है, 12 नॉटिकल मील तक। देखिए 3 पार्टों में बढ़ता है, 12, 24 और 200। ठीक है, 12, 24 और 200, तो ये संलग्न क्षेत्र हो जाएगा, टेरिटोरियल सी हो जाएगा। उसके बाद ये संलग्न क्षेत्र होगा, और ये जो होगा 200 नॉटिकल मील तक जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो भारत का सीमांत समुद्री जो है वो टेरिटोरियल सी क्षेत्र है, वो सी का जो बेस लाइन होता है, बेस लाइन क्या कहलाता है, जैसे भारत इस प्रकार से है, तो बेस लाइन कुछ ऐसा पहले खींचेंगे तब ना, एक सीधा सा बेस लाइन खींचेंगे तो इसको ही बेस लाइन बोलते हैं। तो इस बेस लाइन से यदि हम 12 नॉटिकल मील तक रहेंगे तो वो टेरिटोरियल में आएगा। ठीक है, अब इसको और 12 बढ़ा देंगे तो ये 24 टोटल हो जाएगा। तो इस यदि हम 24 मील तक रहेंगे, 24 नॉटिकल मील तक रहेंगे, तो उसको बोला जाता है कॉन्टिग्यूअस जोन, जिसको सन्निकट क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, कॉन्टिग्यूअस जोन। और इसके बाद इसी में जब हम 200 तक जाएंगे तो 12 12 24, और उधर से घटा देंगे तो 176 और जाना पड़ेगा हमको। तो जब 176 और जाएंगे, 200 मील तक जाएंगे, 200 नॉटिकल मील तक जाएंगे, तब वो कहलाएगा कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ठीक है, वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ या फिर एक्सक्लूसिव, इसको 200 मील तक जाएंगे नॉटिकल मील तक, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, ईईजेड कहा जाता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक संस्था थी यूनिक्लो, एक संस्था थी जिसका नाम है यूनिक्लोस, उसी के द्वारा ये निर्णय जो है वो लिया जाता है, अनक्लोज। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको कमेंट में आप मुझे बताइए, इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, इसका ईयर आप बताइए। मैंने ऑलरेडी आपके जो क्लासेस होती हैं ज्योग्राफी, वहां पे काफी डिटेल से इस बारे में चर्चा कर दी है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। अब जो टेरिटोरियल सी होता है, जो 12 नॉटिकल मील तक होता है, यहाँ पे आपको अधिकार होता है, आपकी पूरी सोवर्निटी होती है, पूरी संप्रभुता एक देश की होती है उस 12 नॉटिकल मील तक। ठीक है, और जो 12 से 24 के बीच आता है, 24 नॉटिकल मील, वहां पे कानूनी व्यवस्था, स्वास्थ्य, टैक्स, ये सब जो लगा सकते हो 24 नॉटिकल मील तक। ठीक है, और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो, या 200 नॉटिकल मील होता है, वहां पे आप जितने भी संसाधन होते हैं, तेल हो गया, कोयला हो गया, ये सब संसाधनों का आप दोहन कर सकते हो, मछली पकड़ सकते हो, तेल निकाल सकते हो, गैस निकाल सकते हो। तो ये सारी आपको जो है वो आजादी मिलती है 200 नॉटिकल मील तक। और उसके बाद कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो जाता है, 200 नॉटिकल मील से अधिक जब हो जाता है, तो वहां पे समुद्र तल के खनिज संसाधनों पर अधिकार जो होता है ना, वो सबका हो जाता है, ऐसा नहीं किसी एक का होता है। वहां पे सबका हो जाता है, जो अपना ले ले उसका ये हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल पूछा जाएगा कि 1 नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, सवाल इस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852। तो आपसे सीधा याद रखिएगा 1852 किलोमीटर, और उसके बाद 3 दशमलव हटा देना है। भारत की जो समुद्री सीमा है वो लगभग 7500 किलोमीटर होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सवाल पूछा जाए कि पाक जलडमरू मध जो है वो कहाँ स्थित है, पाल का स्टेट जो है वो कहाँ स्थित है, तो श्रीलंका से बनाता है, तो श्रीलंका के दक्षिण में। तो आई डोंट थिंक कि दक्षिण में इसको बोल सकते हो, क्योंकि भारत ऐसा कुछ है। और
ऐसे श्रीलंका है, तो यहाँ पे है दक्षिणी पार्ट से जोड़ता है श्रीलंका को, ठीक है। जो पाल्क स्टेट है वो दक्षिणी पार्ट से भारत का जो रामेश्वरम द्वीप है उसको दक्षिणी पार्ट से जोड़ता है। बट ये कहना सही नहीं है कि श्रीलंका के दक्षिण में, लेकिन ऑप्शन यही दिया हुआ है तो यही पे चलेगा। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा यहाँ से आंसर जो है वो बनेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पाक जलडमरू मध्य जो पाल का स्टेट है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक नैरो स्टेट है। स्टेट क्या बोला जाता है, वहां पे छिछला पानी हो जाता है बस। बाकी इसकी चर्चा हमने काफी डिटेल से कर लिया है। भारत का जो दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है उसमें रामेश्वरम जगह है, तो वहीं पे पंबन द्वीप भी है। जो राम सेतु भी उसको कह सकते हो। तो जो रामेश्वरम में पंबन द्वीप है और उसको जो श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है उससे जोड़ता है। और पाक का स्टेट जो है वो मन्नार गल्फ के बीच अवस्थित है। जो पाक स्टेट है वो और मन्नार जो है, पाल्क स्टेट और मन्नार की खाड़ी है उसके बीच ये जलडमरू मध्य जो है वो अवस्थित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बांग्लादेश के साथ हम जो है वो बांग्लादेश के दक्षिण में तो होगा नहीं, यहाँ पे आपको त्रिपुरा में जीरो लाइन मिल जाएगा, ठीक है। न्यू मूर द्वीप जो है वो गंगा के द्वारा बनाया जाता है, वो भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ तो ऐसा कुछ नहीं दिखता, तो श्रीलंका ही यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। और मालदीव चूंकि बहुत दूर है तो ऐसा भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर यही आपको सही दिखेगा, ठीक है। तो पाक जलडमरू मध्य का नाम जो है वो पाल्क वे से लिया गया है, जो कि एक रॉबर्ट पाल्क नाम का अंग्रेज अधिकारी था, उसके द्वारा ये दिया गया है। यही जलडमरू मध्य के पास आपको एडम ब्रिज मिल जाएगा, जिसको राम सेतु भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सवाल है कि इलायची की पहाड़ी भारत के कौन से क्षेत्र में अवस्थित है। तो इलायची की पहाड़ी है ना, जो भारत का सबसे साउथेस्ट पॉइंट जो होता है, साउदर्न पॉइंट, सबसे साउदर्न पॉइंट है, जो सबसे जो दक्षिणतम पॉइंट होता है ना, वहां पे मिलता है, ठीक है। इलायची की पहाड़ियां वहीं पे मिलती है, तो भारत के दक्षिणी भाग में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बनेगा। बीपीएससी में ये पूछा गया था कि भारत का सबसे दक्षिणतम जो है वो मुख्य भूमि में, ठीक है, क्योंकि अब आप जो है वो अंडमान एंड निकोबार में जाइएगा ना, तो वहां पे तो और हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये बातें। इलायची की पहाड़ी आपको ध्यान में रखना है। कार्डामम पहाड़ी भी इसको बोला जाता है, जो कि ये जो पहाड़ियां हैं ना वो आप कह सकते हो कि ऐसे जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट होती है ना, उन्हीं के मिलान बिंदु पर जो नीलगिरी पर्वत है ना, उसके नीचे मिलता है। यहाँ जब दोनों मिलती है तो ये नीलगिरी पर्वत क्रिएट होता है। और नीलगिरी पर्वत है उसके इधर से, जैसे ये नीलगिरी है ना, तो यहाँ से आपको पालनी की पहाड़ी मिलेगी। यहाँ से आपको जो है वो इलायची की पहाड़ी अलग हो जाती है, और कई सारे पहाड़ियां यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा पहाड़ियां। ये बायोडायवर्सिटी क्षेत्र बहुत ज्यादा है क्योंकि ये घना होता है। ये आपको मुख्यतः जो है वो केरल और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा आप रख लोगे, वहां पे अवस्थित है, ठीक है। केरल और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा रखो, तो ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। वेस्टर्न घाट जो पर्वतमाला होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लगभग 1600 किलोमीटर ये फैला हुआ है। यहाँ पे आपको कई सारे वन्य अभयारण्य मिल जाएंगे, जैसे पेरियार वन्य अभयारण्य, एराविकुलम उद्यान, ये सब मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा आपको देखने को मिलती है। प्रमुख फसलों में बात करें तो इलायची, काली मिर्च, कॉफी, ये सब यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ प्रमुख पर्वतों की बात करें तो हिमालय जो है वो नॉर्दर्न में होता है, जम्मू कश्मीर ये सब पार्टों में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। शिवालिक हो गया, आरावली राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। यहाँ आरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु गुरु शिखर हो जाएगा। विंध्याचल पहाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश के आसपास मिल जाएगा। विंध्याचल पहाड़ी 3 पार्टों में बटा हुआ होता है। क्या मुझे आप तीनों पार्टों के नाम बता सकते हो। उसी विंध्याचल पहाड़ी का एक हिस्सा जो है वो कैमूर में आता है, कैमूर की पहाड़ी कहा जाती है। और वही कैमूर भभुआ जो है वहां पे जाता है, मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है। कुछ पार्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में भी जाता है। सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो सतपुड़ा जो है वो एक ब्लॉक पर्वत है, जो भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। और यह जो है वो भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटता है। पश्चिमी घाट बहुत लंबा पर्वत है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और कई सारे हरिश्चंद्र पहाड़ियां जो महाराष्ट्र में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियां जो है वो दक्षिण भारत में अवस्थित है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों जगह पे। यहीं पे आपको ऊटक मंडल भी मिल जाएगा, जिसको ऊटी कहा जाता है। यहीं पे आपको प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
जैसे हिमाचल प्रदेश के कुछ पहाड़ों की बात करें तो धौलागिरी, पीर पंजाल, ग्रेट हिमालय, ये सब मिल जाएगा आपको। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कंचनजंगा। राजस्थान में आरावली, गुरु शिखर मैंने बता दिया है। महाराष्ट्र में सतपुड़ा हो जाएगा, पश्चिमी घाट का सह्याद्री जिसको कहा जाता है, अजंता की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी, राजा हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, ये सब आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ में बात करें तो मैकाला का जो सतपुड़ा का हिस्सा है, उसकी उसी का पार्ट मैकाले छत्तीसगढ़ में मिल जाता है। दंड कारनाई का पठार जो है वो छत्तीसगढ़ में मिल जाता है। झारखंड में राजमहल की पहाड़ियां मिल जाएगी, पारसनाथ हिल मिल जाएगा जो कि झारखंड का सबसे बड़ा जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि गिरिडीह जिले में आता है। बिहार में बात करें तो राजगीर की पहाड़ियां मिलती है, छोटा नागपुर की, जो कि किनारे बसा हुआ है। और बाकी बिहार जब स्पेशल पढ़िएगा तो वहां पे कई सारे पहाड़ियां आपको जानना होता है। ठीक है, जैसे गया का रामशिला हो जाता है। ठीक है, उसके बाद झारखंड हो गया, बिहार हो गया। उड़ीसा की बात करें तो पूर्वी घाट में मलकानगिरी हो गया, महेंद्रगिरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तेलंगाना में बात करें तो बालाघाट हिल्स मिलता है, पूर्वी अन्नामलाई यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, और केरल में बात करें तो पश्चिमी घाट, इलायची हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, ये सब मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु में नीलगिरी, इलायची हिल्स, ये सब मिलता है। पंजाब में दार्जिलिंग हिमालय मिलता है। असम में जो है वो मिकिर रेंगमा, ये सब मिल जाता है। तो बहुत ज्यादा जो है वो पहाड़ियां मिलती है जिनको डिटेल से आपको जानना होता है। नागालैंड में नागालैंड हिल, कोहिमा हिल, ये सब मिलता है। मणिपुर में मनी हिल्स, कुकी हिल्स, मिजोरम में लुसाई हिल जिसको मिजो हिल भी कहा जाता है, त्रिपुरा में बारमूरा, उसके बाद जतांग हिल, ये सब मिलता है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया मिलती है। सिक्किम में कंचनजंगा मैंने बता ही दिया। अंडमान एंड निकोबार में सैंडल पिक मिलता है। उसके बाद अंडमान पर्वत श्रृंखला भी मिलती है। तो आपको कई सारी चीजें हैं जो जानना पड़ेगा। उसके बाद बात करें तो भारतीय प्रमाणिक समय निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर से अंकित होता है, मतलब भारत में जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कैसे कैलकुलेट होता है, तो आपको पता है 82.5 डिग्री से कैलकुलेट होता है। ठीक है, 82.5 डिग्री जो है ईस्ट वाला होता है, वो इसी से कैलकुलेट होता है। और भारत का जो ये जो रेखा है वो उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर में जो इलाहाबाद में अवस्थित है, प्रयाग में अवस्थित है, वहां पे नैनी है, वहीं से ये गुजरता है, जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन भारत का कहा जाता है, जो कि ग्रीनविच स्टैंडर्ड मेरिडियन से आपको कितना आगे मिलेगा, तो 5.5 घंटे आगे मिलता है। ये आप बात आपको ध्यान में रखना है। भारत का जो पूर्वी और पश्चिमी पार्ट है वहां पे टोटल 30 देशांतर का दूरी होता है, और जो है वो इस कारण से दोनों के बीच जो है, और एक देशांतर बढ़ेंगे तो 4 मिनट का फर्क आता है। तो इस कारण से यहाँ पे 2 घंटे का फर्क आ जाता है, 120 मिनट का फर्क टाइम में आ जाता है। ठीक है, टाइम में नहीं आएगा क्योंकि घड़ियां तो एक ही हैं, लेकिन समय में आ जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। भारत का जो ग्रीनविच टाइम रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है: उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा टाइम जोन की बात करें तो वो फ्रांस में है, ऑलमोस्ट 12 टाइम जोन फ्रांस में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें और यहाँ से तो नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो पूछा जा रहा है कि बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था, तो कौन नहीं जानता, 15 नवंबर 2000 को। बाकी बीपीएससी अपना हिसाब से कुछ भी आंसर इसका दे सकता है। ठीक है, तो 15 नवंबर अभी के लिए याद रखो। भारत झारखंड राज्य जो है वो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, बिहार से अलग हुआ था, और 28वां राज्य यहाँ पे बना था। और इसी कारण से 15 नवंबर को क्या है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा दिवस भी मनाया जाता है, आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है, जो कि रांची को शिमला भी कहा जाता है, भारत का खनिज भंडार भी इसको कहा जाता है। मुख्य जो झारखंड को अलग करने में आंदोलन चलाया था वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद बिहार को जो है वो अलग तो सबसे पहले 1912 में किया गया था, स्वदेशी आंदोलन के बाद जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस टाइम। उसके बाद इसको 1936 में उड़ीसा से अलग कर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद 2000 में इसको झारखंड से अलग कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बिहार में जिलों की बात करें तो 38 जिले बिहार में है। पुलिस जिलों की बात करें तो 40 है, और 4 आरपीएफ वाला जिला भी है, तो ये भी ऐड कर दोगे तो 44 हो जाएगा। तो दोनों प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम साइंस की बात करते हैं। तो साइंस में पूछा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो क्या एमिट करते हैं, तो वो अल्फा, बीटा और गामा तीनों एमिट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। ठीक है, जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, वो तीनों चीजें हैं उनको एमिट करते हैं, क्योंकि ये अस्थिर परमाणु नाभिक स्वतः ही टूटकर जो है वो एनर्जी क्रिएट करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा जो है वो क्या है, तो डिटेल से इन सब में पूछा जाता है। जो अल्फा है इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। इसमें
अल्फा जो है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो अल्फा में क्या होता है? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। भारी और धनात्मक आवेश इसका होता है। अल्फा जो है वो पॉजिटिव होता है। इसको कह सकते हो कि हीलियम का नाभिक 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन वाला हो जाएगा। तो अल्फा क्या है? वो अल्फा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसको पेपर सीट में भी रोक सकता है। एक पेपर सीट भी आप ले लोगे ना, तो उसके द्वारा इसको रोक सकते हो आप अल्फा किरण को। ठीक है। अब बीटा किरण की बात करें तो बीटा जो है वो ये उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोजेट्रॉन है। बीटा क्या है? तो ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं तो प्रोजेट्रॉन है। ठीक है, प्रोजेट्रॉन है। धातु की पतली चादर से इसको रोका जा सकता है। तो बीटा क्या हो जाएगा? बीटा निगेटिव हो जाएगा। और गामा जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। तो गामा क्या है? तो गामा भी उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। गामा विकिरण सबसे अधिक प्रवेश शक्ति इसको रखती है। इसको रोकने के लिए सीसा या फिर मोटे कंक्रीट से इसको रोका जाएगा। आमतौर पर अल्फा या बीटा उत्सर्जन इसके साथ ही ये होते रहता है। कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करें तो सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंट है वो यूरेनियम है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसका इवन आपसे जो है वो एटॉमिक मास भी आपसे पूछा जाता है। 238 इसका होता है। थोरियम का हो जाएगा, उसके बाद रेडियम हो जाएगा, उसके बाद प्लूटोनियम हो जाएगा। ठीक है, प्लूटोनियम, उसके बाद कार्बन 14 हो जाएगा। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमास सोर्स? बायोमास सोर्स कौन नहीं है? तो बायोमास सोर्स गोबर गैस है, लकड़ी है, कोयला है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है। बायोमास से ये नहीं आता है, पेड़ पौधे से नहीं आता है। लेकिन और सब है जो पेड़ पौधे से ही आता है। लेकिन न्यूक्लियर जो है वो पेड़ पौधे से नहीं आता है, तो ये बायोमास नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो बायोमास वे जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधे, जंतु या उनके जो अपशिष्ट होते हैं उनसी से प्राप्त होते हैं, और इनका उपयोग आप ऊर्जा के रूप में करते हैं। लेकिन गोबर गैस तो है, गोबर गैस एक प्राकृतिक गैस है जो कि गोबर और जैव अपशिष्टों के अपघटन से उत्पन्न होता है। तो यह तो बायोमास स्रोत है। उसी तरह से लकड़ी भी है जो बायोमास है, क्योंकि ये पेड़ से आता है। ठीक है। तो यह भी एक बायोमास है। कोयला भी है जो पेड़ से ही आता है। फॉसिल फ्यूल है वो भी पेड़ से आता है, तो यह भी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा, क्योंकि यह जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के विखंडन से आता है। जैसे यूरेनियम, इन सब के विखंडन से आता है। तो ये जैविक स्रोत से संबंधित नहीं रखता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बायोमास जो है वो अक्षय ऊर्जा होता है। बायोमास जो होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है। वो आपको ध्यान में रखना है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन, चिकित्सा उपकरण और अंतरिक्ष अभियानों में किया जाता है। भारत में प्रमुख बायोमास स्रोत जो है वो लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, गोबर, गन्ने की ये सब चीजें हैं जो कि सीमित है। ये कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी भी कभी भी खत्म हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाए कि मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट जो लोहा का अयस्क होता है, इस मैग्नेटाइट का आपको फॉर्मूला बताना है कि मैग्नेटाइट का कौन फॉर्मूला आपका आंसर होगा। तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। Fe3F O4 मैग्नेटाइट का होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, 63 नंबर का बी। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। जो मैग्नेटाइट है वो एक लौह अयस्क होता है, आयरन का ओर है, जो कि प्राकृतिक चुंबकीय खनिज है। इसका रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है। यह एक फेरोमैग्नेटिक खनिज है। मैग्नेटिक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, उसके बाद जो एक पैरामैग्नेटिक, ऐसे करके 3 होता है। तीनों का विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो जो फेरोमैग्नेटिक है, इसमें 2 प्रकार के आयरन ऑक्साइड मिलते हैं, FeO और Fe2O3। ठीक है, FeO और Fe2O3। तो इस कारण से इसको मिक्स ऑक्साइड भी कहा जाता है। FeO को बात करें, FeO की बात करें तो FeO जो है ना वो फेरस ऑक्साइड है। FeO जो होता है उसको फेरस ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, FeO फेरस ऑक्साइड कहा जाता है। उसके बाद जो है वो भारत में मैग्नेटाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन्हीं के आसपास मिल जाता है। स्टील मेकिंग में इसका उत्पादन किया जाता है। लौह के अयस्क जो होता है वो हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये सब आता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये सब आता है। और सारे का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो हेमेटाइट का ये मैंने बताया, Fe3O4। मैग्नेटाइट का मैंने बताया। हेमेटाइट का बात करें, हेमेटाइट पूछा जाता है तो हेमेटाइट जो है इसका यदि बात करें तो हेमेटाइट का है Fe2O3। यहाँ पे Fe3O4 है, तो ये एक एक घट जाएगा, Fe2O3 तो हेमेटाइट हो जाएगा। तो मैग्नेटाइट। उसके बाद लिमोनाइट की बात करेंगे तो Fe2O3 इंटू H2O, ये हो गया लिमोनाइट।
Fe2O3 इंटू H2O, तो ये हो गया कौन सा, तो ये लिमोनाइट, लिमोनाइट, तो ध्यान में रखना है। और उसके बाद सीडेराइट, Fe, ये वाला सीडेराइट हो गया, FeCO3 सीडेराइट, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। स्टील का घटक कौन सा है, तो स्टील किससे मिलकर बना होता है, तो स्टील लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन नंबर 64 का ए हो जाएगा। ठीक है, स्टील जो होता है वो लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है, आमतौर पे जिसमें कार्बन 0.1 से लेकर 2 तक मिलाया जाता है, और जो है वो इसमें जब कार्बन मिलाया जाता है तो इसकी अलग अलग जो है वो प्रॉपर्टीज हो जाती है। ठीक है, अलग अलग इसकी प्रॉपर्टीज हो जाती है, तो उसको डिटेल से आपको जो है वो चर्चा करनी पड़ेगी। स्टील जो है जैसे 0.1 से लेकर 0.3 तक आप मिलाते हो तो माइल्ड स्टील कहलाता है, माइल्ड स्टील। उसके बाद 0.3 से 0.6 तक मिला दोगे तो मीडियम कार्बन स्टील कहा जाता है। हार्ड स्टील जो होता है वो 0.6 से लेकर 2% होता है, हार्ड स्टील जो होता है वो 0.6 से लेकर 2% होता है, तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि स्टेनलेस स्टील किससे होता है, तो इसमें लोहा होता है, इसमें लोहा होता है, इसमें कार्बन होता है, और इसमें क्रोमियम भी होता है, क्रोमियम होता है, और इसमें निकेल भी होता है, क्रोमियम और निकेल दोनों होता है, तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें क्रोमियम लगभग 10.5% के आसपास होता है, जो कि इसको जंग रोधी बनाता है, रस्ट इसमें नहीं लगता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, रस्ट इसमें नहीं लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नाइलॉन 6 है, वो उसका मोनोमर क्या है, तो एकदम रट लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा, ओमेगा कैप्रोलैक्टम, ओमेगा कैप्रोलैक्टम इसका होता है नाइलॉन 6 का। नाइलॉन 6 है उसका जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो नाइलॉन 6 जो है उसका ओमेगा कैप्रोलैक्टम हो जाएगा, तो ध्यान में रखना है, ओमेगा कैप्रोलैक्टम इसका आंसर होगा। ठीक है, कैप्रोलैक्टम जो होता है, नाइलॉन 6 जो होता है वो एक संश्लेषित सिंथेटिक पॉलीमर है, जिसका केवल एक मोनोमर जो होता है वो कैप्रोलैक्टिकम होता है, ओमेगा कैप्रोलैक्टिकम होता है। कैप्रोलैक्टिकम जो होता है वो एक साइक्लिक अमाइड है, साइक्लिक अमाइड है, जो कि पॉलीमराइजेशन के दौरान खुलकर लंबी चेन बनाता है, लंबा ब्लॉक चेन बनाता है, उसके बाद पॉलीमर बनने पर यह बार बार दोहराते जाता है, जिस कारण से यह जो है वो ये क्रिएट करता है। ठीक है, यदि और ऑप्शन की बात करें तो फैटी एसिड जो है वो पॉलीमर या फिर बायोप्लास्टिक में प्रयुक्त होता है, ना कि नाइलॉन में, तो फैटी एसिड जो है वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हेक्सा मिथिलीनियन डाइमीन जो है वो नाइलॉन 6 का मोनोमर है, ये भी आपको एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हेक्सा मिथी हेक्सा मिथिलीन डाइमीन, हेक्सा मिथिलीन डाइमीन, हेक्सा मिथिलीन डाइमीन, ये किसका मोनोमर है, तो ये मोनोमर है नाइलॉन 6 का। तो दोनों याद रखना है, नाइलॉन 6 का क्या है, तो हेक्सा मिथी मिथी मिथिलीन डाइमीन, हेक्सा मिथिलीन डाइमीन, और नाइलॉन 6 है उसका उसका कौन है, तो कैप्रोलैक्टिकम, ओमेगा कैप्रोलैक्टिकम। तो ये बातें आपको ध्यान में रख ली हैं। ठीक है, तो उसके बाद नाइलॉन 6 जो है वो रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, यह भी ध्यान रखना है कि नाइलॉन 6 जो है उसको कैसे बनाया जाता है, तो रिंग ओपनिंग रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन पॉलीमराइजेशन है, इसके द्वारा बनाया जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कैप्रोलैक्टिकम जो है उसका यदि फॉर्मूले की बात करें, जो कैप्रोलैक्टिकम है इसका फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CH2 5CO NH, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो नाइलॉन जो है उसको एक ही मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टिकम, जो कि साइक्लिक एमाइड रिंग जैसी संरचना ये बनाता है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नाइलॉन 6 का मैंने बताया हेक्सा मेथिलीन डाइमीन, हेक्सा मेथिलीन डाइमीन नाइलॉन 6 का हो गया। तो इस तरह से आप जान सकते हो, ये दोनों जो मैंने बताया ना, दोनों बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो दोनों को आपको याद में रखना है। उसके बाद साइक्लो एल्केन का सामान्य सूत्र आपसे पूछा जाए केमिस्ट्री से सवाल, साइक्लो एल्केन, तो साइक्लो एल्केन है इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, CnH2n, तो ये वाला आपको रखना है CnH2n, ये आपको ध्यान में रखना है, CnH2n इसका फॉर्मूला होता है, तो ये वाला ऑप्शन जो भी हो CnH2n आपको कर लेना है। ठीक है, तो आई थिंक बी ऑप्शन यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है CnH2n। तो जो CnH2n है
इसको साइक्लो एल्केन कहते हैं। तो साइक्लो एल्केन वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका अणु जो है, अणु संरचना जो रिंग होता है, अणु संरचना जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो रिंग होता है और जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, उसको साइक्लो एल्केन कहते हैं। तो साइक्लो एल्केन यदि सामान्य सूत्रों में हम बात करें तो जो साधारण एल्केन होता है, जो नॉर्मल एल्केन होता है, उसका जो सामान्य सूत्र होता है नॉर्मल एल्केन का, आपको ध्यान रखना है CnH2n+2। CnH2n+2 जो कि है वो एल्काइन एल्केन का है, साधारण एल्केन का है। लेकिन साइक्लो एल्केन में कार्बन एटम का रिंग बनता है और यह जो है वो एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम होता है। इस कारण से साइक्लो एल्केन का सूत्र जो होता है वो CnH2 बस होगा, दो इससे हट जाएगा, +2 में है वो इससे हट जाएगा। ठीक है, जैसे साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो C3H4 होता है। साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो C4H8 होता है। इसी में जब सब जो है वो बैठाते जाओगे, साइक्लो जो है, साइक्लो एल्केन है, अभी इसमें साइक्लो रहेगा और उसके बाद जो है वो बाद वाला चेंज होएगा। जैसे साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा तो साइक्लो में साइक्लो वाला तो रहेगा, तो साइक्लोप्रोपेन में कार्बन का 3 हो जाएगा और H का 6 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 है ना तो 3 दूना 6, तो ऐसे करके होता है। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन जो है वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, यह भी आपको ध्यान रखना है। साइक्लोप्रोपेन जो है, साइक्लो एल्केन जो है वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, एक संतृप्त यौगिक है। यह जो है वो रिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल के कारण स्ट्रेन हो सकता है। ठीक है, स्पेशली तब जब स्मॉल रिंग जो है वो साइक्लोप्रोपेन का हो, तभी ये बॉन्ड हो सकता है। इसका उपयोग जैव ईंधन के रूप में भी किया जाता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको पूरा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि कौन सा है जो है वो किसका क्या फॉर्मूला होता है, किसमें कौन सा बंधन होता है, किसमें कौन सा मतलब बॉन्ड होता है, यह भी सवाल जो है वो पूछा जाता है। जैसे एल्केन है तो एल्केन का भी क्या मैंने बताया, एल्केन का CnH2n+2 मैंने बताया। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें केवल एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है और यह सैचुरेटेड होता है। ठीक है, ये सैचुरेटेड होता है। उसी तरह से एल्कीन की बात करें तो एल्कीन CnH2n होता है, एल्कीन जो होता है वो CnH2n होता है। इसको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। काफी टफ ये होता है, CnH2n कहलाता है। ये हो गया, तो ये क्या होगा, ये एल्कीन होगा। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड इसमें आपको देखने को मिलेगा और ये अनसैचुरेटेड होता है। ये अनसैचुरेटेड होता है, ये ध्यान रखो। उसके बाद एल्काइन आ जाएगा, तो एल्काइन का क्या हो जाएगा, तो CnH2n-2 हो जाएगा एल्काइन। और ये जो एल्काइन होगा इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसमें आपको सिंगल बॉन्ड मिला, इसमें आपको डबल बॉन्ड मिला और इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड मिला। ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड मिला और यह भी अनसैचुरेटेड होता है, यह भी अनसैचुरेटेड होता है। उसके बाद साइक्लो एल्केन तो मैंने अभी ही बताया, ये एक सिंगल बॉन्ड होता है और रिंग जैसी संरचना इसकी होती है। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी बार बार पूछे जाते हैं, तो इन सबको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो संतृप्त यौगिक जो भी होते हैं, सैचुरेटेड वो भी होते हैं, वहां पे केवल आपको एकल बंधन ही मिलेंगे। जो सैचुरेटेड होगा वहां पे केवल एक सिंगल बॉन्ड मिलेगा। जो अनसैचुरेटेड होगा इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मिल सकता है। और जो साइक्लो यौगिक होते हैं वो रिंग वाले संरचना के रूप में होते हैं, तो साइक्लो जितने होंगे वो रिंग होंगे और जो अनसैचुरेटेड होंगे उसमें डबल या ट्रिपल मिलेगा, लेकिन जो भी सैचुरेटेड होंगे उनमें सिंगल बॉन्ड मिलेगा। तो यह आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि गैस का रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा यौगिक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, कार्बनिक यौगिक के बारे में पूछ रहा है। तो आप जानते हो ना कि एलपीजी जो गैस होता है, एलपीजी से कुछ अजीब टाइप का गंध निकलने लगता है जब लीक करता है गैस, तो वो क्या होता है, तो वो इथाइल मरकैप्टन होता है। ठीक है, तो इथाइल मरकैप्टन जो है वो एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग जो है वो एलपीजी में गंध जोड़ने के लिए किया जाता है, गंध जब निकले तो पता चल जाए। ठीक है, तो इसका यदि रासायनिक फॉर्मूले की हम बात करें, इथाइल मार्केप्टन के रासायनिक फॉर्मूले की बात करें तो इसका रासायनिक फॉर्मूला जो होता है C2H5SH, इथिलीन इथेन वन थियोल, इसको बोला जाएगा इथेन वन थियोल, इथेन वन थियोल भी इसे कहा जाता है। इसका जो गंध होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग इसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब गंध होता है, सड़े हुए अंडे जैसा बहुत बदबूदार होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि इथाइल मेरकैप्टन का गंध कैसा होता है, तो सड़े हुए अंडे जैसा होता है। चूंकि एलपीजी और नेचुरल गैस हो जाए, नेचुरल गैस में क्या होता है, तो मेथेन और ब्यूटेन होता है।
वो ऑर्डरलेस होता है, उसमें गंध नहीं होता है। इसी कारण से इसमें गंध देने के लिए, चूंकि पता भी तो चले, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है और ये जल सकता है अगर खुला छोड़ देंगे, तो इस कारण से ना इसमें दिया जाता है। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से इसमें जो है वो इथिल मैरकैप्टन है, वो उसको मिला दिया जाए ताकि पता तो चले कि निकल रहा है गैस। क्योंकि जो प्राकृतिक गैस में मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है, एलपीजी में ब्यूटेन होता है, वो आखिर पता कैसे चलेगा? एलपीजी में मीथेन और ब्यूटेन होता है, प्राकृतिक गैस में मीथेन और ब्यूटेन होता है। सबसे ज्यादा की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद मीथेन की बात करें तो मीथेन जो है वो गंधहीन गैस है। मीथेन एक गंधहीन गैस है और इसमें कोई भी गंध नहीं होता, इस कारण से रिसाव को पता ही नहीं चलेगा। एथेन की बात करें तो ये एथेन भी गंधहीन गैस होता है। इथाइल मैरकैप्टन में बहुत तेज गंध होती है। और ब्यूटेन जो है वो एलपीजी का मुख्य घटक होता है, मैंने अभी आपको बताया, सवाल बार बार पूछा जाता है। तो ब्यूटेन जो है वो एलपीजी का सबसे प्रमुख घटक होता है, इस कारण से ब्यूटेन गंधहीन है और इसमें इथाइल मैरकैप्टन मिला दिया जाता है, जिससे पता तो चले। उसके बाद पूछा जाए कि निम्नलिखित में से जो धातु सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, मतलब लिक्विड में है, नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो कौन है? क्योंकि धातु तो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहते, लेकिन एक धातु है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो कौन सा है? तो वो मरकरी है। और अधातु में बेरियम है। ये आपको ध्यान में रखना है, आपको पता भी होगा ये। ठीक है, तो मरकरी होता है, पारा होता है जो कि लिक्विड होता है। तो पारा एकमात्र धातु है जो सामान्य रूम टेम्परेचर जो 25 डिग्री होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, इस पे रूम टेम्परेचर में ये रहता है। पारा का यदि संकेत फॉर्मूला की बात करें तो वो Hg होता है। पारा का यदि मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो लगभग -38 के आसपास आता है, -38 डिग्री सेल्सियस के पास आता है। इसीलिए यह जीरो से नीचे भी लिक्विड के फॉर्म में ही रहता है, क्योंकि मेल्ट वो नहीं होता है। लिथियम की बात करें तो लिथियम एक ठोस क्षारीय धातु है और यह बहुत हल्की है, लेकिन ठोस अवस्था में ये पाई जाती है। लिथियम जो है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 180 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, उसके बाद रुबिडियम जो है, रुबिडियम जो है वो बहुत नरम धातु होता है, जो लगभग 39 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है, लेकिन सामान्य ताप पर यह ठोस में ही रहता है। सीजियम की मेल्टिंग पॉइंट लगभग 28.5% है और यानी गर्म मौसम में यह तरल हो सकता है, परंतु सामान्य अवस्था में तो ये सीजियम जो है वो भी ठोस के रूप में ही रहता है। मरकरी जो है वो चूंकि हीट का बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है इसके प्रति, इस कारण से इसको थर्मामीटर, बैरोमीटर जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है, पारा का प्रयोग किया जाता है। मरकरी जो है वो टॉक्सिक भी होता है। इसके संपर्क में आने से बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाए, जैसे न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो सकती है इसके संपर्क में आने से। इसीलिए तो CFL जो बॉल होती है ना वो हटाई गई, क्योंकि वो मरकरी से ही जो उसमें मरकरी होता था। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाए कि कौन सा अधातु है जो बिजली का सुचालक है? अधातु होना चाहिए और बिजली का सुचालक हो, तो ओनली वन है, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, तो ध्यान में रखना है, ग्रेफाइट इसका आंसर होगा। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यह एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है, यह कार्बन का अप्रूफ है। ठीक है, एलोट्रोप अप्रूफ को बोला जाता है। जो ग्रेफाइट होता है उसमें कार्बन परमाणु जो होता है वो कैसा होता है? ये सवाल ना एक बार सीजीएल में पूछा गया है, बिहार सीजीएल की मैं बात करूं तो ये हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल लेयर इसका होता है, तो ध्यान रखना है, हेक्सागोनल लेयर में ये व्यवस्थित होते हैं। और हर कार्बन जो है वो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, तो एक हेक्सॉन बनाता है। और ईच कार्बन जो होता है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रहता है। तो तीनों के तीनों सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन परतों के बीच स्वतंत्र रूप से गति करते रहता है। अब यही तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक गुड कंडक्टर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कैसे होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर अगर हो रहा है, राइट डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। ये सब चीजें आपको पता होंगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक स्वतंत्र रहती है ना, 3 तो जुड़ा हुआ रहता है, एक स्वतंत्र रहती है, इसी कारण तो ग्रेफाइट जो है वो सुचालक हो जाता है, इसी कारण तो गुड कंडक्टर हो जाता है। तो ये बातें आपको समझ में होनी चाहिए। ठीक है, आयोडीन की बात करें तो आयोडीन भी एक आधातु ही है।
आयोडीन है जो एक अधातु है, लेकिन ये बिजली का सुचालक नहीं होता। यह विद्युत धारा प्रभावित नहीं करती है। डायमंड की बात करें तो डायमंड कार्बन का अपरूप है, सबसे हार्डेस्ट है, लेकिन इनमें सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो बंधे हुए रहते हैं। इस कारण से इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है, इस कारण से बिजली का सुचालक नहीं हो सकता है। मरकरी की बात करें तो यह धातु है, अधातु नहीं है, और यह जो है मरकरी है जो तरल धातु है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और बिजली का यह सुचालक भी होता है, क्योंकि धातु है तो सुचालक होगा ही। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है। ग्रेफाइट के उपयोग की बात करें तो इलेक्ट्रोड्स बनाने में आयरन में भी यूज किया जाता है, आयरन में अवरक का यूज किया जाता है, नॉट ग्रेफाइट। इलेक्ट्रोड बनाने में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक ब्रश में यूज किया जाता है। जो पेंसिल है ना उसमें भी यूज किया जाता है। तो यह एकमात्र अधातु है जो बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होता है। ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद आपसे बात करूं 17वां नंबर की, तो सबसे प्रतिक्रिया रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो पोटेशियम आपको पता होगा। रिएक्टिविटी सीरीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां से सवाल पूछा जाता है। तो पोटेशियम धातु है वो सबसे रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है, जो कि जल, हवा, इन सब के साथ जो है वो रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, हवा के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा पोटेशियम। तो यह एक क्षारीय धातु है, एल्कलाइल मेटल है, जो कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 है वहां पे ये रहता है। ठीक है, ग्रुप 1 में ये रहता है। आपको पता होगा किसके बारे में, तो पोटेशियम के बारे में ये चीजें आपको जानकारी में होगी। ठीक है, आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वहां से सवाल जो है वो पूछा जाता है। इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल होता है वहां पे केवल केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे यह धातु जो होता है वो बहुत आसानी से खो देता है, इस कारण से ही ये इतना रिएक्टिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो बाहरी कक्ष होता है ना, बाहरी जो सेल होता है, बाहरी जो सेल इलेक्ट्रॉन का होता है, कोई भी मेटल का बाहरी सेल होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो या फिर वो 0 हो जाए, ये दोनों में से कोई भी चीज पूरा उसको करना पड़ेगा। तो उसके पास एक है ही, तो आसानी से वो लूज करके 0 में आ जाएगा। तो इस कारण से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब जिसके पास 8 होगा, जिसके पास 0 होगा ना, वो रिएक्शन करेगा ही नहीं। जैसे इनर्ट गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब नॉन रिएक्टिव होते हैं। इसी कारण से ही तो इसे जो है वो बोला जाता है वो। ठीक है, तो नॉन रिएक्टिव हो जाएगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ठीक है, तो इसको इनर्ट गैस इसी कारण से बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो रिएक्टिव नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। और पोटेशियम में एक ही इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में होता है, तो वो चाहता है कि आसानी से इसको हम खो दें, जिस कारण से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यदि हम इसमें ऑर्डर की बात करें, रिएक्टिविटी सीरीज, अल्कलाइल मेटल की बात करें तो लिथियम, सोडियम, सबसे ज्यादा जो है फ्रांसियम, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, ऐसे करके आप हो जाएगा। पूरा रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना है। सोडियम बहुत प्रकृतिशील ये रिएक्टिव धातु है, लेकिन पोटेशियम से थोड़ा कम ही है। सोडियम को जो है वो चाकू से भी काटा जा सकता है, लिथियम को भी काट सकते हो। कैल्शियम एक एल्कलाइल अर्थ मेटल है, जो कि ग्रुप 2 में आता है, और यह भी एल्कलाइल अर्थ मेटल से रिएक्टिविटी सीरीज में ये कम होता है। पोटेशियम को टेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि ये तुरंत संपर्क में आएगा हवा के तो रिएक्शन कर जाएगा। इसी तरह से सोडियम को भी रखा जाता है। ठीक है, और पानी के साथ रिएक्शन देके जो पोटेशियम होता है ना, वो बैगनी रंग का हो जाता है। ठीक है, पानी के साथ रिएक्शन करोगे तो बैगनी रंग का, वॉयलेट रंग का आपको इसका जो लॉ होता है ना, जलने पे जो लॉ दिखता है वो आपको मिलेगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यदि हम बात करें कि जो अल्कलाइल मेटल, अल्कलाइल अर्थ मेटल, इन सब के बारे में आप जानते होंगे। अल्कलाइल मेटल में बात करें तो ग्रुप 1 क्या आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आते हैं। अल्कलाइल अर्थ मेटल में बात करें तो बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब आता है। ठीक है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट जो है तो अल्कलाइल मेटल का 1 होता है, उसके बाद अल्कलाइल अर्थ मेटल का 2 होता है, आगे जब पीरियोडिक टेबल में बढ़ोगे तो वो 3 हो जाता है। तो ऐसे करके होता है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद एल्कलाइल मेटल जो भी होते हैं, एल्कलाइल मेटल जो होते हैं वो जलने पे ना अलग अलग रंग देते हैं। एल्कलाइल मेटल जो जो रिएक्शन करते हैं ना, उसका अलग अलग रंग होता है। जैसे सोडियम कौन सा रंग देता है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि सोडियम कौन सा रंग देता है, तो सोडियम देता है येलो, पीला रंग देता है। पोटेशियम कौन सा रंग देता है, पोटेशियम जो है वो अभी मैंने बताया वायलेट, बैगनी, बैगनी रंग देता है। ठीक है, ध्यान रखना है, बैगनी। उसके बाद जो है वो लिथियम कैसा रंग देता है, लिथियम, लिथियम जो है वो कैसा रंग देता है, तो लिथियम गुलाबी, पिंक रंग देता है। तो ये रंग से भी सवाल ना पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद सवाल पूछा जाए कि एल्गी का जो सेल वॉल है ना, एल्गी का सेल वॉल है वो किससे बना हुआ होता है, तो एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज और पैकेटीन का बना होता है।
सेलुलोज और पेकेटिन का बना होता है। एल्गी की जो सेल वॉल होता है मुख्य रूप से सेलुलोज और पेकेटिन की बनी होती है। सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है जो कि फाइबर जैसी संरचना देता है। पेकेटिन क्या है? तो सेलुलोज क्या है? एक कार्ब है, एक कार्बोहाइड्रेट है। पेकेटिन क्या है? तो पेकेटिन एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कि कोशिका को आपस में जोड़कर रखता है। तो ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इन दोनों की उपस्थिति के कारण ही एल्गी की जो कोशिका भित्ति होती है वो मजबूत होती है और जेली के कारण वो लचीली होती है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। सेलुलोज और स्टार्च क्या करता है? तो सेलुलोज और स्टार्च जो है ना, स्टार्च का क्या काम है? जो स्टार्च है ना उसका क्या काम है? फूड को स्टोर करना। ठीक है। भंडारण ये करता है। ठीक है। ये भंडारण करता है। और ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है जो कि एनर्जी के रूप में काम करता है। लैक्टोज होता है जो केवल और केवल दूध में पाया जाता है। ठीक है। तो कुछ समुद्री शैवाल होते हैं जैसे सिलिका। कुछ समुद्री शैवाल ऐसा भी होता है ना जिसमें सिलिका पाया जाता है, जैसे विशेषकर डायटम। डायटम एक समुद्री शैवाल है जिसमें जो है वो क्या पाया जाता है? तो इसमें सिलिका भी पाया जाता है। डायटम से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। शायद वो है ना कि समुद्र जब पानी में डूबता है ना कोई व्यक्ति, तो उसको पता लगाने के लिए डायटम सा कुछ ऐसा सवाल पूछा जाता है। यदि आपको याद आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। उसके बाद एल्गे में पेकेटिन के अलावा अगार अगार भी मिल सकता है। उसके बाद कैरेजेनिन भी मिल सकता है। ये सब भी मिलते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलती है। ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। यदि हम बात करें कि प्लांट्स जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है? तो प्लांट्स के जो कोशिका भित्ति होते हैं उसमें सेलुलोज होता है और कभी-कभी तो आपको हेमी सेलुलोज और लिग्निन भी मिल जाएंगे। ठीक है। जो कि स्पेशलिटी में बात करें तो ये कठोर होता है और संरचनात्मक सहारा देता है। स्ट्रक्चरल जो सपोर्ट है वो इसको देता है। तो पौधे जो होते हैं उसमें सेलुलोज होता है और हेमी सेलुलोज और लिग्निन होता है। शैवाल जो होता है वो सेलुलोज और पेकेटिन की बनी होती है और कभी-कभी इसमें सिलिका भी देखने को मिल जाएगा, अगार भी देखने को मिल जाएगा। सिलिका जो सामान्यतः जो देखने को मिलता है डाइटम में मिलता है। ठीक है। यह लचीला होता है, कुछ में जेली जैसा पदार्थ भी होता है, जैसे कि अगार है वो जेली जैसा होता है। उसके बाद फंगी की बात करें, कवक कवक का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन की बनी होती है। कवक का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन की बनी होती है। और कभी कभी ग्लूका ग्लूकॉन और मैग्नन की भी ये बनी हुई मिल जाती है। तो कवक में आपको ना सेलुलोज नहीं है और काइटिन की वजह से मजबूत और लचीला यह होती है। ठीक है। सेलुलोज यहाँ पे नहीं होता, तो कवक में काइटिन होती है। यह बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो होता है वो पेप्टाई इसमें जो बैक्टीरिया होता है पेप्टाइडो होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन इसमें होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पेप्टाइगोग्लाइकन पेप्टाइडोग्लाइकन इसमें होता है। उसके बाद जो आर्किया होता है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ये सब होता है। प्रोटिस्टा में बात करें तो कुछ में सेलुलोज भी मिल जाएगा, कुछ में ग्लाइकोप्रोटीन भी मिल सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। डाइटम एक प्रकार का शैवाल है जिसकी दीवार जो है वो सिलिका की बनी होती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। फंगी की दीवार जो है वो जानवरों में पाए जाने वाले काइटिन से बने होते हैं। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो ग्राम स्टेनिन से मिलता है। ग्राम पॉजिटिव वर्सेस ग्राम नेगेटिव ये सब से मिलकर बना होता है। उसके बाद सवाल आपसे पूछा रहा है कि किसमें दो चैम्बर्ड हर्ट होता है? किसमें दो चैम्बर्ड हर्ट होता है? तो दो चैम्बर्ड हर्ट जो होता है वो मछलियों में होता है। तो पिसीज जो होता है उसको मछली का वर्ग कहा जाता है। तो पिसीज जो होता है उसमें दो चैम्बर हृदय होता है। तो इसमें दो चैम्बर में यह भी आपसे पूछा जाएगा ना कि कैसा कैसा? तो इसमें दो चैम्बर में एक जो होता है वो आलिंद होता है जिसको बोलते हैं ऑरिकल या फिर अर्ट्रिया भी बोलते हैं। तो एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल भी होता है। तो किसी में एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, कोई भी समस्या यहाँ से याद करने में नहीं होगी। यह हृदय का सिंगल जो सर्कुलेटरी सिस्टम में कार्य करता है जिसमें रक्त केवल एक बार हृदय से गुजरता है। ठीक है। तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम और हमारा जो है वो डबल होता है। तो रक्त हमसे डबल बार दो बार हृदय से गुजरती है हमारे में। लेकिन पिसीज जो होते हैं, जो मछलियां होती हैं, उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें एक बार ही गुजरती है लेकिन ह्यूमन में दो बार गुजरता है। जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो क्या होता है? तो हृदय से ऑक्सीजन रहित जो गिल्स होते हैं, रक्त होता है, उसको गिल्स में लेके जाती है और वहां से ऑक्सीजन लेकर सीधे शरीर के अंग भागों में पहुंचा देती है और वापस हृदय में ऑक्सीजन रहित गर्भ लौट जाता है। तो यही होता है। ऑक्सीजन जब ब्लड में जुड़ता है ना तो वो शुद्ध रक्त कहलाता है।
और जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज्यादा मात्रा में रहता है तो वो अशुद्ध रक्त कहलाता है। तो हार्ट का काम ही है जो है वो ऑक्सीजन को शुद्ध करना, अशुद्ध करना, ठीक है, और उसको पंप करना। मेन हार्ट का काम होता है पंप करना, ठीक है। तो यही इसका काम होता है। एम्फीबियन में बात करें, ऑप्शन में एम्फीबियन दिया हुआ है, तो एम्फीबियन में बात करें तो यहाँ पे 3 कोषीय होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। तो 3 चैम्बर्ड में 2 चैम्बर जो होता है वो अलिंद होता है। 2 चैम्बर जो होता है वो अलिंद होता है, मतलब ऑरिकल। 2 चैम्बर जो होता है वो ऑरिकल होता है, और 1 चैम्बर जो होता है वो वेंट्रिकल होता है। एक चैम्बर जो होता है वो वेंट्रिकल होता है। आंशिक रूप से ऑक्सीजन युक्त और रहित युक्त जो है वो आपस में मिलते रहते हैं यहाँ। तो ये एम्फीबियन का 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। पक्षियों की बात करें, एविस जो होता है वो पक्षी होते हैं। तो एविस जो होता है उसमें 4 कोषी होता है, जिस तरह से मानव होता है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, उसी तरह से होता है। और ऑक्सीजन युक्त और रहित अलग अलग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन एम्फीबियन में मिलते रहते हैं, ठीक है। ये बातें आपको। उसके बाद सरीसृप आता है, रेप्टाइल्स को सरीसृप कहा जाता है। तो रेप्टाइल्स में कितने होते हैं? तो रेप्टाइल्स में सामान्यतः जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 3 मिलता है, उनमें 3 ही मिलता है। इसका एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। मगरमच्छ जो होता है ना उसमें 4 है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, ठीक है। तो रेप्टाइल जो होता है उसमें 3 होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। रेप्टाइल्स की बात करें तो 3, और मगरमच्छ में 4। और मैमल्स में 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होता है। तो मैमल्स और एविस जो भी होते हैं, पक्षी और जो है वो मैमल्स होते हैं, एविस जो होते हैं उनमें 4 होते हैं, 2 ऑर्टिकल 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। तो यह बातें आपको ध्यान में रख लिया। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक जो उत्तक होता है वो किसमें पाया जाता है? कई सारे उत्तक होते हैं मेरिस्मेटिक, और जो है वो मेरिस्मेटिक उत्तक होता है जो विभाज करता है, ठीक है। मेरिस्मेटिक जो उत्तक होता है वो विभाजित होता है। लेकिन जैसे एपिकल जो मेरिस्मेटिक उत्तक होता है वो बहुत ज्यादा विभाज करता है। जो बहुत ज्यादा विभाजित होती है, लगातार विभाजित होते हैं। जैसे टिश्यू होता है ना, वो 2 टाइप की होती है, परमानेंट टिश्यू और जो है वो मेरिस्मेटिक। तो मेरिस्मेटिक बार बार डिवाइड होता है, परमानेंट कभी डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। और जब डिवीजन से ही तो ग्रोथ आता है, सेल में जब तक डिवीजन नहीं होगा तो तब तक ग्रोथ कैसे होगा? तो मेरिस्मेटिक डिवाइड करता है। तो एपिकल मेरिस्मेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक और लेटरल मेरिस्मेटिक 3 प्रकार के होते हैं। तो मेरिस्मेटिक जो उत्तक होते हैं वो किस में पाया जाता है, ये सवाल आपसे पूछा है। तो मेरिस्मेटिक जो उत्तक होता है ना वो ब्रांच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बचेगा। मेरिस्मेटिक उत्तक वह उत्तक होता है जो लगातार डिवीजन करते रहता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करते रहता है। तो यह कहाँ होगा? ये ब्रांच में पाया जाता है। मेरिस्मेटिक 3 टाइप की होती है, एपिकल मेरिस्मेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक और लेटरल मेरिस्मेटिक। तो एपिकल मेरिस्मेटिक वैसे मेरिस्मेटिक को बोलते हैं जो जड़ और शाखा, मतलब तना के टिप पर रहता है और पौधे की लंबाई में वृद्धि करते रहता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक की बात करें तो पत्तियों का जो नोड है, जो गांठ है ना, वहां पे पाया जाता है और पत्तियों की शाखाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक की बात करें तो तने और जड़ों के किनारे में ये पाया जाता है, तो पौधे की मोटाई बढ़ाने में ये विशेष रूप से हेल्प करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो ब्रांच सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी नोड भी इंटर आंसर हो सकता है, लीफ भी आंसर हो सकता है, लेकिन मेरिस्मेटिक जो है वो, क्योंकि इंटर कैलोरी मेरिस्मेटिक में देखिए पत्तियों का आधार या फिर नोड्स को बढ़ाया जाता है। एपिकल मेरिस्मेटिक में तो होली हम ब्रांच कह सकते हैं, ठीक है। लेटरल मेरिस्मेटिक में तने और जड़ों को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन जो जलीय टिप है वैसा कुछ ऑप्शन नहीं। नोड्यूल क्या होता है? तो ये विशेष रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन में जुड़ा हुआ रहता है, ना कि मेरिस्मेटिक उत्सर्ग से। तो ये नोड्यूल्स जो होता है वो किससे हो जाएगा? तो नोड्यूल्स जो होगा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन से। लीफ जो है वो सामान्यतः परिपक्व पत्तियों में अस्थायी उत्तक होते हैं, ठीक है। तो ब्रांचेज ही एक बचता है जहां पे आप मेरिस्मेटिक उत्तक पाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में टिश्यू जो होता है उसमें छोटी पत्तियां, भित्तियां वाली और घनी कोशिका द्रव युक्त होती है। ये कोशिकाएं जो होती है वो बहुत ज्यादा विभाजित होते हैं, लेकिन इसमें वैक्यूल्स नहीं होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, वैक्यूल्स इसमें नहीं होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि वसा युक्त एडिपोज टिश्यू, आंसर सीधा यहीं से हो जाएगा। वसा जैसे ही बोल देगा तो एडिपोज टिश्यू में होता है। ह्यूमन का जो एडिपोज टिश्यू होता है वहां पे वसा होता है, फैट इसमें ऑब्जॉर्ब होता है। तो एडिपोज टिश्यू है वो विशेष प्रकार का एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें फैट जमा होता है, और यह शरीर को गर्मी प्रदान करता है, जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ये सब में ये काम करता है। तो एडिपोज टिश्यू है जो ये जो है वो एडिपोज टिश्यू है, वो एडिपोसाइट नामक कोशिका होती है, इससे मिलकर बना होता है। जो लिपिड की बूंदे होती है, लिपिड कुछ नहीं, वो फैट टाइप्स आई हैं,
यह जो त्वचा के नीचे होता है, त्वचा के नीचे आंतरिक भाग में चारों तरफ, चारों ओर जो है वो फैला होता है। उसके बाद स्तन जो होता है, उसमें होता है। उसके बाद हड्डियों का जो बीच है, वहाँ पे पाया जाता है। तो ये एडिपोज टिश्यू है ना, वो कहाँ-कहाँ पाया जाता है? तो एडिपोज टिश्यू पहला तो स्किन के नीचे पाया जाएगा, त्वचा के नीचे, सब कॉन्टिग्युअस में पाया जाएगा। उसके बाद आंतरिक अंग जो होता है ना, इंटरनल अंग जो होता है, उसके चारों ओर पाया जाएगा। ठीक है? तो विसरल फैट जितने भी होते हैं, वो एडिपोज टिश्यू एडिपोज टिश्यू में ही आएँगे, ठीक है? विसरल फैट और ट्रांस फैट 2 चीज़ें होती है। विसरल फैट जो है वो बॉडी के अंदर होगा। बॉडी के अंदर जो भी अंग है, जैसे फेफड़े के आसपास फैट होगा तो फैटी लिवर कहा जाएगा, लीवर के आसपास रहेगा तो वो विसरल फैट होता है। और बाहर जो फैट होता है ना स्किन के नीचे, वो ट्रांसवर्स फैट होता है। तो 2 प्रकार के फैट आपको देखने को मिलते हैं। विसरल और सबक्यूटेनियस, विसरल और सबक्यूटेनियस। तो सबक्यूटेनियस जो होता है, विसरल जो हो गया वो इंटरनल बॉडी में हो गया, और सबक्यूटेनियस जो हो गया वो स्किन के नीचे हो गया, तो ये मिलता है। उसके बाद स्तन जो होता है, उसमें भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है? स्तन जो होता है महिलाओं का, वहां पे देखने को मिलता है। उसके बाद हड्डियों का जो पीछ है, उसमें भी ये एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। उसके बाद यह शरीर को गर्मी से बचाता है। इसके इंपॉर्टेंस में बात करें तो यह भी सवाल पूछा जाता है, जैसे जो मोटे लोग होते हैं उनको गर्मी ज्यादा लगता है, पतले लोग को गर्मी कम लगता है, उनको ठंड कम लगती है। इसीलिए जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहां पे जो है वो जो जानवर होते हैं उनमें जो एडिपोज टिश्यू है वो ज्यादा होते हैं। उसके बाद झटकों को अवशोषित करता है, ऊर्जा का भंडार के रूप में भी काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू एक जो व्यापक होता है, जिसमें वसा, उत्तक, हड्डी, रक्त, उपास्थि, ये सारा शामिल होता है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद जो है वो जालीदार उत्तक, रेटिकुलम टिश्यू, यह जो है ना वो बोन मैरो और लिम्फ नोड्स में पाया जाता है। तो बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो ना हड्डियों के बीच में पाया जाता है। बोन मैरो जो है वो हड्डियों के बीच में पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बोन मैरो, यहीं पे खून जो है वो बनता है। ठीक है, यहीं पे खून जो है वो बनता है। उसके बाद कार्टिलेज है, वो क्या है? तो यह एक प्रकार का लचीला कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि हड्डी की जो सिरे होते हैं, कान होता है, ट्रैकिया होता है, इन सब में पाया जाता है। तो इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, उसके बाद रेक्टिकुलर टिश्यू, इन सब के बारे में हमने काफी डिटेल से चर्चा कर ली है। उसके बाद बात करें तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के घटक कौन सा है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके घटक की बात करें, उसके कंपोनेंट की बात करें, तो सबसे ज्यादा इसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो शरीर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। यह मुख्य रूप से 2 भागों में बढ़ता है। पहला जो है वो ब्रेन बढ़ता है और दूसरा स्पाइनल कोड बढ़ता है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कोड में ये बढ़ता है। जो ब्रेन होता है वो सोचने, नियंत्रण लेने, निर्णय लेने, संवेदनाओं, शरीर की जो अधिकांश कार्य होता है उसमें बात करता है। और स्पाइनल कोड जो है वो रीढ़ की हड्डी के आसपास होता है, पास होता है स्पाइनल कोड, जो कि मस्तिष्क के संदेश को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, और रिफ्लेक्स क्रियाओं में बात करते हैं, जैसे ही आप आग पे रखते हो तो आपका अंगुली फेंकता है ना ऊपर, हटा लेते हो जल्दी से, तो वो कहलाता है। ठीक है, ब्रेन जो है ना, ब्रेन जो होता है, ब्रेन और स्पाइनल नर्व होता है। तो स्पाइनल नर्व होता है वो पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। जो है वो स्पाइनल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या है? तो वो पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ब्रेन जो है वो क्या है? वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। रीढ़ की हड्डी जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। स्पाइनल नर्व क्या है? तो वो पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, जो ब्रेन ब्रेन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सबसे पहला ब्रेन का 2 घटक होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो ब्रेन आता है, स्पाइनल कोड आता है, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उसके बाद क्रेलियन नर्व आता है, उसके बाद स्पाइनल नर्व आता है। इसमें आपको सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आता है, जो आप खुद से निर्णय लेते हो, ये सब आता है। मस्तिष्क के मुख्य पार्टों में बात करें तो सेरिबेरम आता है, सेरिब्रम आता है, सेरिबेलम आता है, उसके बाद मेडुला आता है। तो लगभग 2/3 पार्ट ब्रेन का जो होता है ना, वो सेरिब्रम ही होता है, जो कि सोच, बोल, ये सब में बात करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है वो अनैच्छिक कार्य जैसे हृदय की गति, श्वसन, इन सब में ये जो है वो बात करता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि एचआईवी परीक्षण, एचआईवी टेस्ट, तो एलिसा सबको पता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो एचआईवी टेस्ट एलिसा परीक्षण की विशेषता है, यह जो परीक्षण होता है वो एंटीबॉडी की उपस्थिति की जांच करता है। यह एक प्रकार का प्राथमिक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अगर यह पॉजिटिव आता है तो कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है, जैसे वेस्टर्न ब्लॉट, उसके बाद पीसीआर, ये सब किया जाता है। तो ये बस एक इंफॉर्मेटरी होता है। इसमें अगर पॉजिटिव दिखा दिया जाएगा तो इसके बाद और टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि
वेस्टर्न प्लॉट ब्लॉट टेस्ट, उसके बाद पीसीआर टेस्ट, ये सब जाना जाता है। इसमें खून के नमूने से ये किया जाता है। आरबीसी परीक्षण में बात करें तो यह केवल लाल रक्त जो कणिकाएं हैं, जो आरबीसी में प्लेटलेट्स जो होता है उसके लिए बात करते हैं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं के लिए बात करते हैं। रेड ब्लड कार्पल्स या फिर सेल के लिए बात करते हैं। स्किन टेस्ट जो होता है वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है, और जो गैस्ट्रिक टेस्ट होता है वह पेट से संबंधित बीमारी है उनके लिए होता है। तो एलिसा टेस्ट एचआईवी में एंटीबॉडी की पहचान करता है। वेस्टर्न बोल्ट जो टेस्ट होता है वो एलिसा टेस्ट के बाद किया जाता है। एलिसा टेस्ट के बाद वेस्टर्न बोल्ट टेस्ट किया जाता है, और इसके बाद पीसीआर टेस्ट किया जाता है, पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन, जो कि एचआईवी वायरस की उपस्थिति की पुष्टि करता है। तो 3 टेस्ट मैंने बताया। एलिसा जो है वो सबसे पहले इसका परीक्षण करेगा कि आखिर आप पॉजिटिव हो या फिर नहीं हो। अगर आप पॉजिटिव हो तो इसके बाद 2 टेस्ट और होंगे। पहला टेस्ट जो होगा वो वेस्टर्न बोल्ट होगा, वेस्टर्न बोल्ट होगा, जो कि एलिसा की पुष्टि करेगा कि हाँ, जो एलिसा में जो भी दिखाया गया है वो सही है। ये पुष्टि कर देगा एंड अफर्म कर देगा। उसके बाद जो है वो पीसीआर होगा। उसके बाद पीसीआर होगा, जो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन कहलाता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा। यह जो एचआईवी वायरस आप में है, एचआईवी वायरस जो है उसके बारे में ये बताएगा कि हाँ, एचआईवी वायरस आप में है। तो ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है। काफी डिटेल से ये सब चीजें पूछी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो रक्त का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ब्लड? ब्लड का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो ब्लड जो होता है ना वो 2 पार्टों में बंटता है। ब्लड जो होता है वो 2 पार्टों में बंटता है। पहला जो है वो प्लाज्मा बंटता है, प्लाज्मा अलग हो जाएगा। और उसके बाद जो ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स होता है जिसमें डिवाइड होता है आरबीसी, जिसमें डिवाइड होता है आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो ये तीनों हो जाएंगे ब्लड में। उसके बाद प्लाज्मा एक अलग हो, लेकिन प्लाज्मा भी ब्लड का ही पार्ट है, तो अलग नहीं कह सकते हो। तो हाँ, आप ऑप्शन डी लगा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। सारे के सारे जो है वो क्या है? सारे के सारे चारों के चारों जो है वो किसके पार्ट हैं? तो चारों के चारों जो है वो चारों के चारों जो है वो ब्लड के पार्ट ही हैं। ठीक है, तो सारा का सारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऑप्शन इसमें गलत नहीं है। तो नन ऑफ द एबव यदि होता तो कर लेते। क्योंकि आरबीसी है, 2 पार्टों में बढ़ता है। जैसे प्लाज्मा 55% होता है, ये 45% होता है, तो ये ब्लड का ही तो पार्ट है, रक्त के ही तो कंपोनेंट ये है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेटस। तो सबका अलग अलग काम होता है। जैसे प्लेटलेट्स का काम है रक्त का थक्का जमाना, खून का जो है वो घाव पर सूखना। आरबीसी का अलग अपना काम है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। जैसे डब्ल्यूबीसी का जो इम्यूनिटी को बढ़ाना। प्लाज्मा का अलग अपना हिस्सा है, रक्त का तरल हिस्सा जो होता है जिसमें हार्मोन, पोषक तत्व ये सब घुरे हुए रहते हैं। तो सबका अलग अलग यूज होता है। ठीक है, सबका अलग अलग यूज होता है। जैसे आरबीसी है, जो होमोग्लोबिन उसमें पाया जाता है, होमोग्लोबिन लोहा इसमें पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को शरीर के अलग भागों तक पहुंचाता है। जैसे व्हाइट ब्लड सेल है वो इम्यून सिस्टम को बरियार का मजबूत करता है। जो प्लेटलेटस है वो रक्त का थक्का जमाता है। प्लाज्मा जो है वो इसमें हार्मोन, एंजाइम ये सब मिलते हैं। तो हर चीजें जो है वो ब्लड का ही पार्ट है। तो ऐसा नहीं कुछ कर सकते हो कि अलग से ये ब्लड का पार्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, अब बात आती है लैक्टोमीटर की। लैक्टोमीटर वाला सवाल की। सवाल है कि दूध के घनत्व को, डेंसिटी को कैसे मापा जाता है? तो वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ध्यान में रखना है। लैक्टोमीटर क्या करता है कि दूध का एक बाल्टी है, इसकी दूध की डेंसिटी से हिसाब से ये चलता है। इसमें लैक्टोमीटर में पैमाना लगा हुआ रहता है, इसमें ये लैक्टोमीटर डाला गया। तो लैक्टोमीटर का जो पैमाना है वो दिखाएगा कि कितना ये डूब रहा है। अगर ये तैरता है इसका मतलब इसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, मतलब दूध में पानी कम मिलाया गया है। और अगर ये डूब जाता है मतलब इसकी डेंसिटी बहुत कम है, इस कारण से ये डूब रहा है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा पानी मिलाया गया है। तो ऐसे करके चेक किया जाता है। तो लैक्टोमीटर दूध की जो शुद्धता है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है, और दूध की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है और डेंसिटी होती है उसको माप के ये ज्ञात करता है। ठीक है, तो किसको माप के? तो डेंसिटी को मापता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको माप के ये बताता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि दूध में मिलावट है उसको पहचान करना। लैक्टोमीटर को कैसे काम करता है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जो बैथोमीटर है वो किसके लिए यूज किया जाता है? बैथोमीटर जो है वो पानी की गहराई मापने के लिए यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर जो है वो विद्युत धारा को मापने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हाइड्रोमीटर जो है वो तरल जो है उसका घनत्व मापने वाला यंत्र है, लेकिन यह सामान्य तरल पदार्थों के लिए होता है। और लैक्टोमीटर जो है वो विशेष तरह से जो दूध के लिए होता है। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर का ही है। हाइग्रोमीटर जो है, लैक्टोमीटर जो है वो इट इज अ टाइप ऑफ हाइग्रोमीटर, ऐसा भी आप कह सकते हो। ठीक है,
तो ध्यान आपको ये चीजें रखनी है। उसके बाद धुआं का निर्माण कैसे होता है? धुआं का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है? तो धुआं का फॉर्मेशन जो होता है वो स्मोग और डस्ट से होता है। स्मोग और डस्ट से है वो धुआं का फॉर्मेशन होता है। तो स्मोग जो है, जो धुआं है, वो वास्तव में एक एरोसोल है। यह भी सवाल पूछा जाता है, एरोसोल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कम नहीं, बहुत ज्यादा। एरोसोल है, यह एक एरोसोल है जो कि वायु में ठोस कण जो डस्ट होते हैं और जो तरल कण इनका मिक्सचर होता है। यह आमतौर पर तब बनता है जब कोई पदार्थ अधूरी तरह से जलता है। ठीक है। धुआं का जो घटक की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ स्मोक की बात करें, तो इसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, इसमें डस्ट होता है, इसमें बाष्पीकृत गैस होता है, जो इसे हानिकारक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब इसमें होता है। धुआं बनता है जब कोई ईंधन या फिर पदार्थ पूरी तरह से नहीं जलता है, तब धुआं जो है वो बनता है। उसमें डस्ट होता है। ठीक है। उसके बाद जब स्मोक और फोम मिलता है तब क्या होता है? स्मोक और फोम मिलता है तो धुआं नहीं बनता है। ठीक है। और जो वो एयर पोल्यूशन में धुआं एक बहुत बड़ा कारक है। स्मॉस प्लस फॉग जब मिलता है तो वो स्मोक बनता है। ये ध्यान रखना है, स्मोक। स्मोक प्लस फॉग जब मिल जाएगा ना तो वो स्मॉग बनेगा, नॉट स्मोक, वो स्मॉग बनेगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, जो कि शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बनता है। ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है वो पूछा है कि बोरी जो जो जूट की बोरियां देखते हो, बोरी जो इस्तेमाल करते हो, वो किससे बना होता है? उसके इस्तेमाल में कौन सा उत्तक जो है वो यूज किया जाता है? तो पैरेनकाइमा, कॉलिनकाइमा, स्कैनिलकाइमा, ऐसे करके आपको ऑप्शन देखे गए। तो स्कैलेनकाइमा है ना, वो बोरी बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि बोरी क्या है, वो फाइबर से ही बना होता है। तो स्कैलेनकाइमा एक अस्थाई उत्तक है। ठीक है, एक परमानेंट टिश्यू है जो कि पौधे को स्ट्रेंथ करता है, उसको सपोर्ट प्रदान करता है। और इसका यूज जो है ना वो बोरी बनाने में, रस्सी बनाने में और तरह के जो मजबूत वस्त्र है, इन सबको तैयार करने में किया जाता है। क्योंकि इसमें जो है वो डेड कोशिकाएं होती है, जो जिनकी दीवार मोटी और लिग्निन बहुत ज्यादा इसमें होता है। ठीक है। ये जो स्कैरन काइमा होता है वो कहाँ से आपको मिल जाएगा? तो जूट में मिलेगा, सन में मिलेगा, सन जिसको हेम्प कहा जाता है। सन को हेम्प कहा जाता है, सन, जूट, ये सब होता है। ठीक है। इन पौधे से प्राप्त जो स्केलेन काइमा होता है इसमें फाइबर होता है, तो बास्ट फाइबर इसमें होता है। ठीक है, इनको बास्ट फाइबर कहा जाता है। तो स्केलेन काइमा की क्या विशेषता है? तो स्केलेन काइमा जो होता है वो डेड होता है। ठीक है, ये डेड सेल होता है। कोशिका इनकी लंबी, सक्रिय और मोटी दीवारों वाली होती है। इसमें लिग्निन बहुत ज्यादा होता है। ये सख्त और रेशेदार होते हैं फाइबर के कारण। इससे बोरी, टाट, रस्सी, ये सब बनाया जाता है। पैरेनकाइमा जो है वो बहुत मुलायम होती है और यह एक जीवित उत्तक है। पैरेनकाइमा जो है वो जीवित है। उस यह मजबूत उतना नहीं होता है। कोलेन काइमा की बात करें तो कोमल तने में ये पाया जाता है। कोमल जो तना, अभी अभी जो तना बनता है ना, उसमें कोलेन काइमा पाया जाता है। और तना को ये लचीलापन देता है, कठोरता नहीं देता है। उसके बाद फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के उत्तक होते हैं जो कि परमानेंट टिश्यू है। ठीक है। तो ये पोषण के परिवहन का कार्य करते हैं, जाइलम जल का और फ्लोएम जो है वो फूड का। ठीक है। तो बोरी बनाने में तो इन सब का यूज नहीं किया जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट सवाल है कि जूल क्या है? तो जूल 1 न्यूटन मीटर कहलाता है। तो जूल वह कार्य है जो तब किया जाता है जब कोई वस्तु 1 न्यूटन बल से 1 मीटर विस्थापित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि किसी भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को किस इकाई में मापा जाता है? तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसको फ्रीक्वेंसी में मापा जाता है। जैसे 370 से लेकर 780 तक होता है, विजिबल होता है स्पेक्ट्रम में, जो कि सेकंड वाले में आता है। ये प्री में पूछा गया था। ठीक है, सेकंड स्पेक्ट्रम में आता है। तो फ्रीक्वेंसी में यह मापा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की तरंगों का समूह होता है, जिसमें रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट जो होता है सेकंड में आता है। 370 से लेकर 780 नैनोमीटर तक मैंने इसको बताया। एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, ये सारे आते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हर्ट्ज में मापी जाती है, एचजेड। यह दर्शाती है कि 1 सेकंड में कितनी बार तरंगे जो है वो पास होती है, फ्रीक्वेंसी यही कहलाता है। स्पेक्ट्रम की रेंज जो है ना वो हर्ट्ज से लेकर गीगा हर्ट्ज तक जाता है। वेवलेंथ जो होता है वो मीटर में मापा जाता है और अलग अलग तरंगों की लंबाई अलग अलग हो सकती है। जैसे रेडियो तरंग को किलोमीटर में मापते हैं, गामा तरंग को पिकोमीटर में मापते हैं। ऊर्जा जो है वो इसे जूल या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में मापा जाता है, लेकिन यह डिराइव्ड क्वांटिटी है, मूल मापक नहीं है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया है। ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी है। अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है।
तो 20 किलोहर्ट्ज से एबव, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बन जाएगा, एबव 20 किलोहर्ट्ज। अल्ट्रासाउंड जो होता है वो उस ध्वनि तरंगों को कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी जो मानव श्रवण सीमा से अधिक होती है। मानव 20 से 20,000 तक सुनता है। मानव का कान जो है वो किससे सुनता है, तो 20 20,000 हर्ट्ज तक मानव सुनता है। उससे ऊपर जो है वो नहीं सुनता है। तो उससे ऊपर 20 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि होती है वो अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। ठीक है। अल्ट्रासाउंड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो चिकित्सा में, खास करके भ्रूण की जांच, जो पेरेंटल स्कैनिंग है उसमें किया जाता है। शरीर के अंदरूनी अंग जो होता है उसकी इमेजिंग के लिए किया जाता है। उसके बाद क्रैक टिक्सन में किया जाता है, सफाई में भी किया जा सकता है, खास करके कोरोना टाइम में भी किया जाता था। जानवरों द्वारा, कुछ जानवर जैसे डॉल्फिन, चमगादड़, ये अल्ट्रासोनिक तरंगों से ही चलते हैं, क्योंकि डॉल्फिन क्या है, वो अंधा होता है। ठीक है, अंधा होता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि गति का जो नियम होता है, जो मोशन ऑफ स्पीड, लॉ ऑफ मोशन ऑफ स्पीड, ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो ये न्यूटन के द्वारा किया गया था। आप गैलीलियो भी कह सकते हो, लेकिन न्यूटन को पूरी तरह से आप मान सकते हो। बाकी गैलीलियो ने सबसे पहली बार गति के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। तो गति का जो नियम है, लॉ ऑफ मोशन जो है, वो सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी जो किताब लिखी थी, फिलोसफिया न्यूट्रिया प्रिंसिपिया मैथमेटिया, ऐसा करके किताब लिखा था। उसमें इसमें बताया था 3 नियम उनके हैं। उनमें बताया था, जैसे फर्स्ट नियम इनर्शिया कि, और दूसरा नियम F बराबर ma होता है, और तीसरा नियम क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ठीक है। गैलीलियो है, उन्होंने गति का प्रारंभिक अवधारणाएं तो बता दी थी, लेकिन पूरी गति का जो नियम है ना, वो आप न्यूटन ही कहोगे। गैलीलियो ने 3 समीकरण दिया था। ठीक है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी बराबर यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एस, ऐसे करके 4 नियम इसके द्वारा दिया गया था, गैलीलियो के द्वारा। तो वो भी पूछा जाता है। बाकी पूरी तरह से बात करें तो न्यूटन होगा, और गैलीलियो भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन पूरा में न्यूटन ही होगा। ठीक है। तो आप याद रखना है, कॉपरनिकस किससे संबंधित है, तो कॉपरनिकस ने तो जो सूर्य केंद्रीय ब्रह्मांड मॉडल है उसको प्रस्तुत किया था, कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। केपलर तो अपना केपलर लॉ, ग्रह के गति से रिलेटेड है, वो दिया था। तो ऐसे करके तीनों को आप छाट सकते हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि विद्युत प्रवाह की इकाई जो है वो क्या होगी। विद्युत प्रवाह जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो क्या आपको होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है। याद रखना है, विद्युत करंट उस दर को कहते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज किसी कंडक्टर से प्रभावित होती है। यूनिट की बात करें तो एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा, सवाल पूछा जाता है। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बटा सेकंड। 1 सेकंड में कितना कूलम जो है वो एनर्जी पास करती है, वही 1 एम्पियर कहलाता है। जो आंद्रे मेरी एम्पियर है, इसके द्वारा इसका नाम रखा गया था। तो एम्पियर जो है वो हो जाएगा। उसके बाद ओम किससे संबंधित है, तो ओम रेसिस्टेंस की इकाई होती है। वोल्ट किससे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई होती है। केल्विन जो है वो टेम्परेचर का इकाई होती है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद ध्यान में रखनी है कि विद्युत चुंबकीय तरंग वो है वो कौन सा तरंग है, तो वो ट्रांसवर्स वेव है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। 86 का सी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो तरंगे होती है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्षेत्रों के पारस्परिक दोलन से बनती है, और यह तरंग जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स होती है, यानी इनका दोलन जो होता है, दोलन की दिशा जो होती है, संरचना जो होती है, उसमें लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। इन्हें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वैक्यूम में भी चले जा सकते हैं। इनकी गति जो होती है वो निर्वात में, यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की गति निर्वात में बात करूं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से ये जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बात करें तो रेडियो वेव आती है, माइक्रोवेव आती है, इंफ्रारेड आती है, विजिबल लाइट आती है, अल्ट्रावायलेट आती है, एक्सरे आती है, गामा रे आती है। ठीक है। लॉन्गिट्यूनल वेव, वो जैसे लॉन्गिट्यूनल वेव जो होता है उसके उदाहरण की बात करें तो लॉन्गिट्यूनल में ध्वनिक तरंग आ जाती है, जो कि माध्यम के अनुसार ही दोलन करती है। तो माध्यम इसके लिए चाहिए। ठीक है। माध्यम इसके लिए चाहिए। स्टेशनरी वेव जो होते हैं ये तरंगे गतिहीन होती है। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ से तो ऐसा कुछ नहीं निकल पाएगा। तो आपको ध्यान में ये रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये बातें आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, वो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसके आवेश जो है, इसका चार्ज जो है वो क्या होता है, यह भी सवाल पूछा जाता है। तो इसका चार्ज
-1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब इसका होता है। ठीक है, इसके जो इसके घनत्व की बात करें तो बहुत कम होता है। तो इसका घनत्व जो है वो बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक आवेशी होता है जिसका खोज जे जे थॉमसन ने किया था। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये नेगेटिव होता है। खोज जे जे थॉमसन ने किया था 1897 में किया गया था। 1897 में किया गया था। यह परमाणु का सबसे हल्की अस्थाई कण होता है, लाइटेस्ट स्टेबल पार्टिकल। स्टेबल की बात ध्यान रखिएगा, लाइटेस्ट स्टेबल पार्टिकल। इसका द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से लगभग 1836 गुना होता है। ठीक है, लगभग 1836 गुना इसका जो है वो होता है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन एक पॉजिटिव आवेश होता है। प्रोटॉन जो है वो एक पॉजिटिव आवेश होता है और इसका द्रव्यमान जो होता है वो लगभग वही होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻26। स्थिति इसकी बात करें तो यह न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खोजकर्ता जो है वो इसके कौन थे, तो रदरफोर्ड 1917 में खोजा था। यह एक हेंड्रन श्रेणी में आता है। इसके कण की संख्या बोले तो हेंड्रॉन श्रेणी में ये आता है। महत्व की बात करें तो परमाणु की पहचान, क्योंकि प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन कौन से ही बनता है, प्रोटॉन, और क्योंकि न्यूट्रॉन तो जीरो होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन होता है, इसलिए इसको जो है वो परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी। न्यूट्रॉन की बात करें तो ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। द्रव्यमान वही 1.67 इंटू 10⁻⁻7 होता है। थोड़ा सा भारी मान सकते हो, किससे, तो प्रोटॉन से। जो स्थिति होता है वो परमाणु के नाभिक में ही होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है। जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में इसको खोजा गया था। नाभिक को स्थिर बनाए रखने में प्रोटॉन और जो है वो न्यूट्रॉन ये काम करता है। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के प्रतिकर्षण को ये संतुलित करता है। कणों की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो मास कहलाता है। तो एटॉमिक वेट जो है वो क्या है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, तो वो प्रोटॉन है। ये बातें बार बार पूछी जाती हैं, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है वो चीजें आपको बता दी है। जैसे न्यूट्रॉन की संख्या बदलने पर जो है वो आइसोटोप बदलते रहते हैं। आपको पता है, जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है ना। हाइड्रोजन जिसमें 1 प्रोटॉन होता है, ड्यूटेरियम जिसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है, ट्रिटियम जिसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद फिर से न्यूटन की गति नियम से पूछा रहा है कि न्यूटन की गति का नियम क्या बताता है, तो ये फोर्स के बारे में बताता है। तो न्यूटन के गति का नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये सेकंड नियम हो जाएगा। तो फोर्स के बारे में ही तो बता रहा है। ठीक है, तो बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो फोर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम आपको पता होगा, एक्शन रिएक्शन। तो पहला नियम बताता है कि बल न लगाने पर कोई वस्तु परिवर्तित नहीं होगी। दूसरा नियम कहलाता है कि बल लगने पर वस्तु जो है वो कैसा और कितना बदलता है, तो ए बराबर ए में आता है। और तीसरा क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया की बात करता है। बल जो ग्रह को अपने ऑर्बिट में रखता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमते रहती है, अपने ऑर्बिट में वो घूमते रहती है, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये चीजें नहीं होती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो चार्ज पार्टिकल के बीच में होता है, ग्रहों पर नहीं होता है। और चुंबकीय मैग्नेटिक फोर्स होता है वो विद्युत धारा और चुंबकीय पदार्थों पर कार्य करता है। और न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़े रखता है। गुरुत्वीय बल का नियम जो है वो बताया मैंने, 1687 में दिया गया था न्यूटन के द्वारा, जिसमें एफ बराबर, ये फॉर्मूला जो है वो आपको पूछा जाता है। तो एफ बराबर G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर जो है वो डिस्टेंस कहलाता है। दो ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आर कहलाता है। इन दोनों का मास जो है वो m1 और m2 कहलाएगा। और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, बड़ा जी। ठीक है, जिसका मान होता है 6.6 इंटू 10 to the power। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद प्रणोदन बोला जाता है। प्रोपल्सन जो रॉकेट में यूज किया जाता है, प्रोपल्सन मिक्सचर जो होता है वो किससे बना होता है, तो प्रोपल्सन मिक्सचर जो होता है वो फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर से मिलकर बना होता है। फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर। तो ध्यान रखना है, ईंधन और वन आपको ध्यान रखना है, उपनायकों, तो सब लीडर्स। तो इसके लिए ऑक्सीडाइजर आप यूज करोगे। इसको सुधार लो, ऑक्सीडाइजर एंड फ्यूल। प्रणोदन जो होता है, प्रोपलनेंट हो जाए, वो एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसका उपयोग रॉकेट, मिसाइल, जो स्पेस क्राफ्ट होता है उनको गति देने के लिए यूज किया जाता है। फ्यूल जो है, इसके दो पदार्थ होते हैं, फ्यूल और इसका ऑक्सीडाइजर। तो फ्यूल जो है वो
वह पदार्थ जो जलते रहता है, और ऑक्सीडाइजर वह पदार्थ जो ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन या फिर अन्य ऑक्सीकरक जो है वो प्रदान करता है। विशेषकर वातावरण में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है अंतरिक्ष में, इस कारण से ये ऑक्सीडाइजर जो है वो दिया जाता है। तो लिक्विड प्रोपल्सन भी होता है और सॉलिड प्रोपल्सन भी होता है। तो लिक्विड जो होता है इसमें ईंधन और ऑक्सीडाइजर दोनों जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। उसी तरह से सॉलिड प्रोपल्सन जो होता है वो ईंधन और ऑक्सीडाइजर को पहले से मिलाकर एक ठोस ब्लॉक में रख दिया जाता है, जैसे कि एल्युमिनियम ईंधन के रूप में काम करता है, और अमोनियम पेरोलॉक्टेट जो है वो ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। बाकी इसरो हमारे द्वारा जो है वो रॉकेट छोड़ते रहती है, आपको ये जानकारी होगी। तो यहाँ तक हमने पूरा जो है वो जीके एंड जीएस का क्वेश्चन काफी डिटेल से डिस्कस किया। इसके बाद जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, और मैथ्स का क्वेश्चन। यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैथ का आएगा, उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने काफी डिटेल से जो है वो इसकी चर्चा कर ली है। तो आई होप आपको चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।